हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। मैं हर्ष त्यागी बाहुबली फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं और आई होप आप लोगों को मेरी आवाज आ रही होगी। तो सभी को नमस्ते नमस्कार। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि भाई आज हमारा टारगेट आईआईटी का लेक्चर नंबर 2 है और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि भाई परमाणु संरचना के बारे में एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है, सिखाता हूं और वो आपको फिर डीपीपी मिलेगी, वहां से करने भी है, ठीक है, ट्राई करना है। हमेशा मैं ये बात बोलूंगा बेटा कि ये जो चैप्टर है आपका परमाणु संरचना, यहां से कोई भी क्वेश्चन हो, मैं पहले बोल रहा हूं कोई भी क्वेश्चन हो कितना भी बड़ा हो, वो क्वेश्चन होने के लिए आता है। होने के लिए क्या मतलब सर, कि भाई वो क्वेश्चन दिया गया है ताकि आप कर लो। भले ही कभी कभी लैंग्वेज लंबी हो सकती है, भले ही क्वेश्चन आपको देखने में बड़ा लगे, पर दोस्तों ये बात क्लियर है कि ये क्वेश्चन होके ही रहेगा। अब आपको सर करके दिखाओ फिर हमें। भाई सबसे पहले हमारे पास है जेईई एडवांस 2013 का एक क्वेश्चन आता है। इसमें क्या है कि जो हीलियम और नियोन है, दो परमाणु है जिनका द्रव्यमान दे रखा है 4 और बेटा 20 AMU। -73 डिग्री सेल्सियस पर हीलियम गैस की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य और 727 डिग्री सेल्सियस पर नियोन की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य की तुलना में m गुना है। यहां m का मान ज्ञात करना है कि भाई m का मान क्या है। सबसे पहले तो आप लोग देखो बेटा, यहां पर तापमान का डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य से क्या संबंध है, ये भी होना चाहिए, क्योंकि देखो तापमान बदला हुआ है। आप देखोगे तो तापमान यहां पर क्या है बेटा, बदला हुआ है, ठीक है। और हम लोगों ने यहां पर 727 और ये और द्रव्यमान दे रखा है। हम लोग जानते हैं जब हम डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य वाला सूत्र पढ़ते हैं या कि कह सकते हैं डुअल नेचर वाला सूत्र पढ़ते हैं, तो हमारे पास होता है बेटा H/P, यानी आपके पास प्लैंक नियतांक बटे समय। अब आप लोग ऐसे भी करते होंगे कि लैम्डा बराबर H/mv, ठीक है भाई, mv। आप लोगों ने एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा, लैम्डा बराबर H बटे H बटा H हो दिया ना, H बटे अंडर रूट 2 गुणा द्रव्यमान गुणा गतिज ऊर्जा, है कि नहीं। आप कहोगे हाँ सर बात तो सही कह रहे हो आप, ये भी हमने तीनों फॉर्मूले पढ़े हैं। और आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि गतिज ऊर्जा जो होती है बेटा, वो एक तरीके से समानुपाती होती है मानक ताप के। या कई बार आपने ऐसे भी देखा होगा कि गतिज ऊर्जा जो है वो 3/2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट गुणा तापमान इसके बराबर होती है। समानुपाती का मतलब वही हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, दो अलग अलग तरंग दैर्ध्य को, अलग अलग द्रव्यमान और अलग अलग गतिज ऊर्जा की बात करेंगे भाई हम, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या काम करा बेटा, लैम्डा हीलियम डिवाइड बाय लैम्डा नियोन ऐसे कर लिया। अब प्लैंक नियतांक से प्लैंक नियतांक कट गया, 2 से 2 कट गया। अब यहां पर क्या होगा बेटा, अंडर रूट, ध्यान से देखना, द्रव्यमान किसका बेटा, द्रव्यमान नियोन का गुणा गतिज ऊर्जा। आप कहोगे भाई गतिज ऊर्जा किसकी, गतिज ऊर्जा भी बेटा आपको चाहिए किसकी बेटा जी, नियोन की ही चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पर द्रव्यमान हीलियम का गुणा गतिज ऊर्जा जो रहेगी वो हीलियम की। इस प्रकार से आप बेटा सूत्र रखोगे तो यहां पर एक तरीके से क्या हो गया बेटा, गतिज ऊर्जा का अनुपात हो गया, राइट। क्या हो गया भाई, गतिज ऊर्जा का अनुपात हो गया बेटा, ठीक है गाइस। तो हम लोगों के पास क्या हो गया, गतिज ऊर्जा का अनुपात हो गया बेटा। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहां पर आप जहां पर गतिज ऊर्जा और जो मानक ताप है ना वो समानुपाती है, तो आप गतिज ऊर्जा के अनुपात को ताप के अनुपात में कन्वर्ट कर सकते हो। आपको सर करेंगे तो देखो आप लोग क्या करोगे बेटा, हीलियम का ताप, हीलियम का गलत तरंग दैर्ध्य और नियोन का तरंग दैर्ध्य, ठीक है, क्योंकि हमें यहां भी दे रखा है कि नियोन की तरंग दैर्ध्य का m गुना है, m का मान निकालना है हमें, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोगों ने क्या करा बेटा, यहां पर रख दिया हमने द्रव्यमान नियोन का। अब क्योंकि ये द्रव्यमान का भी अनुपात है, सुनना मेरी बात को, तो इसको किलोग्राम में आपको बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो यूनिट है वो कट जाएगी। तो आप सीधा यहां पर क्या रख दोगे बेटा 20 और यहां पर क्या रख दोगे बेटा 4, क्योंकि नियोन का हीलियम का 4 है। जब गतिज ऊर्जा की बात आएगी तो बेटा यहां पर आप लिखोगे तापमान नियोन का और तापमान हीलियम का। बात समझ में आई। अब यहां पर जब आप इसको आगे हल करोगे तो हमारे पास आएगा 5, क्योंकि देखो 4 पंजे 20 होता है, गुणा। अब हमारे पास नियोन का जो तापमान है वो कितना दे रखा है बेटा, 727 डिग्री सेल्सियस है। अब इसमें 273 जोड़कर देखो तो 1000 हो जाएगा बेटा ये, ठीक है, 1000। फिर बटे हीलियम का जो तापमान है वो माइनस के कितना हो गया बेटा,
73, उसमें 273 जोड़ के रखोगे तो वो हो जाएगा हमारे पास 300। क्या हो गया भाई? 300 हो गया। तो अब आप यहां पर देखो ध्यान से कि 2 जीरो से तो बेटा ये 2 जीरो गायब हो गई है ना, और 3 ही कम 3, और ये हो गया हमारे पास 3.33 बराबर अंडर रूट करोगे आप, मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आएगा 5 तिया 15 का 5, 16.5। यानी इनका जो अनुपात होगा लगभग, अगर देखा जाए तो लगभग 4 के बराबर आना चाहिए। ये अगर हम इंटीजर टाइप की बात करें तो यहां से जो हीलियम का तरंग दैर्ध्य होगा बेटा वो हमारे पास लगभग, क्योंकि देखो 16 का वर्गमूल जो है वो 4 होता है, तो 16.5 का 4 पॉइंट समथिंग होगा, तो हमने लगभग क्या कर लिया बेटा? 4 कर लिया। अब यहां पर हमने क्या करा? इनटू में नियोन का तरंग दैर्ध्य, और हम लोगों से क्या निकाला, पूछा गया बेटा कि भाई हीलियम का तरंग दैर्ध्य नियोन के तरंग दैर्ध्य के जो है ना वो m गुना है, तो m का मान क्या होगा? तो यहां पर जो m का मान होगा दोस्तों वो हमारे पास 4 आया है, यदि ये क्वेश्चन निकटतम पूर्णांक का है तो। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? इसको छापिए। ठीक है, समझते हुए छापना, ऐसे नहीं। ठीक है भाई। अच्छा वो भाई सॉरी एक चीज माफी चाहूंगा मैं दोस्तों, मेरे क्या दिमाग में आया, माइनस के 73 है। ठीक है, तो माइनस के 73 है तो 273 में से घटाना पड़ेगा, तो यहां पर आप ना बेटा 200 करना। सॉरी बेटा, एक्चुअली मुझे लगा दिमाग मेरा आउट है। ठीक है, 1 मिनट रुकना भाई। यहां पर आप क्या करोगे? 200 करना। तो हीलियम का जो आपका तरंग दैर्ध्य होगा, नियोन का जो तरंग दैर्ध्य होगा वो हमारे पास अंडर रूट, इसको जब काटोगे तो बेटा 5/1 हो जाएगा। नियोन का आपका पास 1000 हो जाएगा, क्योंकि देखो आपको इसमें 273 जोड़ना है। ठीक है, और उसमें 273, तो जब आप 273 जोड़ोगे तो वो माइनस का है, तो हमारे पास यहां पर कितना आएगा बेटा? 200। तो ये पूरा कट जाएगा इससे, 5 से 5 पंजे 25, इसका तो वर्गमूल 5 आ ही जाएगा। तो हम लोग कहेंगे कि जो लैम्डा हीलियम का है वो 5 गुना लैम्डा नियोन का हो गया बेटा। क्या हो गया? 5 गुना लैम्डा नियोन का हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो m का मान है, क्योंकि हमसे पूछा गया कि भाई जो हीलियम का तरंग दैर्ध्य है वो m गुना है नियोन के तरंग दैर्ध्य के, तो m का मान क्या होगा? m का मान 5 आ गया बेटा। ठीक है। स्लिप ऑफ टंग हो गया बेटा वो मैंने एकदम। ठीक है, तो उसको 5 कर लेना। अब देखिए आगे कहानी चालू करते हैं हम लोग आगे की। अब हमारे सामने ना इस तरीके से बेटा एक निकटतम पूर्णांक का क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो हो गया एक बात, 5 इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपका बेटा कब आया हुआ है भाई? ये क्वेश्चन आपका IIT 2011 में आया हुआ है। ठीक है, IIT 2011 में आया हुआ है। यहां पर बहुत सारी आपके पास धातु दे रखी है, तो कुछ धातुओं के कार्यफलन नीचे दिए गए हैं। जब 300 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का प्रकाश इन धातुओं पर गिरता है तो प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करने वाली धातुओं की संख्या कितनी होगी? ठीक है, ये सभी कार्यफलन दे रखे हैं इनके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, ये क्या दे रखे बेटा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपके तरंग दैर्ध्य हैं सबके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको पता है कि अगर आपको किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालना है बाहर प्रकाश विद्युत प्रभाव के द्वारा, तो हमें कम से कम इतना हमें तरंग दैर्ध्य का प्रकाश डालना पड़ेगा जिससे उसकी जो ऊर्जा है, ठीक है, उसकी जो ऊर्जा है वो उसकी दहली ऊर्जा यानी तरंग व कार्यफलन से ज्यादा हो। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा यहां पर कि इस फॉर्म करेंगे किस तरीके से, तो जो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा है ना 300 नैनोमीटर, उससे हम ऊर्जा निकाल लेते हैं। तरंग दैर्ध्य हमें कितना दे रखा है बेटा? 300 नैनोमीटर। इसको कन्वर्ट करोगे तो आप 300 नैनोमीटर का मतलब हो गया 10 की घात माइनस के 9 मीटर बेटा। अब आप इसको हल करोगे तो आपके पास 3 गुणा 10 की घात माइनस के 7 मीटर होगा ये गुणा करके। चलिए हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं ऊर्जा का, E बराबर क्या होता है बेटा? hc बटे लैम्डा, है कि नहीं? आपको हाँ सर इतना तो जानते हैं। अब E यदि h का मान हमें क्वेश्चन में दे रखा हो तो हम वही यूज करेंगे। अगर बेटा h का मान क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो प्लैंक नियतांक है, प्लैंक नियतांक का मान सबको याद होता है 6.626 गुणा 10 की घात माइनस के 34 जूल सेकंड होता है। अब भाई प्रकाश की जो गति है वो होती है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड।
और फिर बात करेंगे तरंग दैर्ध्य की, तो तरंग दैर्ध्य हमारे पास होगा 3 गुणा 10 की घात माइनस के 7 मीटर में। अब खास बात क्या है मैं आपको बताऊं, ये जो पूरा मान है ना, ये SI यूनिट में है, यानी जो इसका आंसर जूल होगा। हमें जो ये मान दे रखा है बेटा, ये है हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए बेटा, आप लोगों को पता होगा, जिस तरीके से कि मान लो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है या x इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसको अगर हमें जूल में कन्वर्ट करना है तो हम E का मान ओपन कर देते थे। E का मान क्या होता था बेटा, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19। तो ये मान जूल में कन्वर्ट हो जाता था बेटा, x जूल हो जाता था। तो सोचो अगर जूल को हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो जो 1.6 है इसको इधर गुणा भाग करेंगे, तो यहां पर भी हमने बेटा E से भाग कर दिया। अब जब हम E से भाग करेंगे तो इसकी यूनिट हो जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप कहोगे सर जी E का मान क्या होता है, अरे भाई वही इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है। तो हमने यहां पर क्या किया बेटा, 6.626 गुणा 10 की घात माइनस के 34 गुणा 3, अच्छा 3 से इससे ये भी कट गया, ठीक है, इसकी टेंशन नहीं है। अब हम बात करेंगे भाई 10 की घात 17 से, चलो पहले लिख ही लेते हैं यार, 10 की घात 8 बटे ये 3 गायब, 10 की घात माइनस 7, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19। अब इसको हल करते हैं, ठीक है। तो अब जब आप इसको हल करोगे ना बेटा, तो एक चीज पाओगे, 7 और 8, क्योंकि ऊपर जाके प्लस की पावर हो जाएगी, कितने हो गए बेटा 15, ठीक है। आप जब ये घात में यहां से काटोगे तो यहां पर -15 ही बचेगी, 19 है ना। फिर अगर इससे देखोगे तो ये पूरा कट जाएगा, आपको ठीक है सर। अब 6.626 को आप भाग करोगे 1.6 से, हमारे पास अंत में तो यही बचा भाई, ठीक है। 6.626 को आप भाग करोगे 1.6 से, मान आएगा आपके पास 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है बेटा। अब ये आपके पास वो ऊर्जा है, ठीक है, ये आपके पास वो ऊर्जा है जो प्रकाश के द्वारा डाली जा रही है धातु की सतह पर। अब जिसका कार्यफलन इससे नीचे है 4.14 से, वहां से तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अगर किसी का कार्यफलन इस परिमाण से ज्यादा हुआ तो वहां से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा प्रकाश विद्युत प्रभाव की सहायता से। अब क्या हुआ हमारे पास, सर लिथियम का तो कम है, मैंने कहा हाँ इसका निकलेगा। सर पोटेशियम का भी कम है, हाँ इसका भी निकलेगा। सर क्या कॉपर का निकलेगा, नहीं, क्यों, कॉपर का जो मान है वो 4.8 है और हमें 4.14 चाहिए, तो ये नहीं निकलेगा। 4.7 वाला नहीं निकलेगा, 4.75 वाला नहीं निकलेगा। सोडियम, नो सोडियम का नहीं, सोडियम का निकल जाएगा क्योंकि 4.14 देखो यहाँ पर 4.14 है, 2.3 छोटा है, यहां से निकल जाएगा, यहां से नहीं निकलेगा, यहां से नहीं निकलेगा। अब ये क्वेश्चन है निकटतम पूर्णांक वाला, आपको आंसर देना है कि भाई इनमें से कौन सी धातु है जहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास 1 2 2 उधर हो गए, 4, तो इसका जो आंसर आएगा बेटा, आंसर वो हमारे पास 4 होगा कि 4 धातुएं ऐसी हैं जिनसे इस प्रकाश के द्वारा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, ठीक है बेटा। ऐसे क्वेश्चन करना था सिंपल वे में, फिजिक्स में भी आप लोगों ने क्वेश्चन करे होंगे इस प्रकार के। अब बात आती है बेटा 1995 क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन में क्यों लेके आया इसके पीछे भी एक कहानी है, ऐसे नहीं लाया। प्रकाश विद्युत प्रभाव कई बार हम लोगों को पढ़ते हैं, ठीक है, और प्रकाश विद्युत प्रभाव में हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे पास आपतित प्रकाश की ऊर्जा ई टोटल बराबर ई टीएच नॉट यानी थ्रेशोल्ड ऊर्जा, जिसको हम कार्यफलन भी कहते हैं, और प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये वाला सूत्र बच्चों को ना हमेशा याद रहता है, और बच्चे क्या करते हैं, इसी को क्या करने लगते हैं बेटा, इसी का यूज करके इसका परिमाण निकालना चालू कर देते हैं। जब किसी अणु पर कोई प्रकाश डाला जाता है, वो परमाणु में कन्वर्ट होता है, और हमें परमाणु की गतिज ऊर्जा वगैरह निकालनी होती है, तो उस टाइम पर हम यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। कहानी यह है कि जो गतिज ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है वो जूल में करनी है, जो काइनेटिक एनर्जी आपको निकालनी है वो निकालनी है जूल में, ठीक है भाई, वो किस में निकालनी है, जूल में। ओके जी, समझ गए। अब क्या करें सर, मैंने कहा देखो अभी पूरा करेंगे। इतने तरंग दैर्ध्य का एक प्रकाश जो है वो अवशोषित करने के बाद आयोडीन अणु, तो पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जो आयोडीन अणु है ना,
मान लो आयोडीन तो I2 होता है, अब इसके ऊपर सनलाइट गिरी होगी HNO, अब ये क्या करा होगा, 2 आयोडीन परमाणु में टूट गया होगा, ठीक है। तो आयोडीन अणु I2 परमाणुओं में टूट जाता है, प्रत्येक अणु द्वारा विकिरण का एक क्वांटम अवशोषित किया जाता है, यानी एक क्वांटम एक अणु करता है। तो आयोडीन परमाणु में की गतिज ऊर्जा की गणना करें। आयोडीन की बंद ऊर्जा दे रखी है किलो जूल पर मोल में, यानी ये एक तरीके से कार्य फलन का कार्य करेगी, क्योंकि जो तोड़ने बंद ऊर्जा का मतलब होता है कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो अणु के बॉन्ड तोड़ने में प्रयोग में होती है भाई, उसको आप बंद ऊर्जा कहते हो, बॉन्ड एनर्जी कहते हो। अब यहां पर यूनिट कन्वर्जन का खेल है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। और एक और अवेयरनेस का भी खेल है कि यहां पर आप लिखोगे कि टोटल ऊर्जा, बंद ऊर्जा, और यहां पर काइनेटिक एनर्जी नहीं चलेगी, कारण एक की नहीं चलेगी, क्योंकि जब टूट जाएंगे तो दोनों परमाणु होंगे, तो दो परमाणुओं की गतिज ऊर्जा देखी जाएगी। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे बेटा, इसी प्रकार से अब हमारे पास ये प्रकाश विद्युत प्रकाश विद्युत प्रभाव का दूसरे टाइप का क्वेश्चन हो गया कि आने वाले प्रकाश की कुल ऊर्जा, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी प्लस 2 गुना काइनेटिक एनर्जी। अगर मान लो कोई अणु 3 परमाणु में टूटता तो यहां पर 3 काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं, 4 परमाणु में टूटता तो 4 काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं, तो यहां पर 2 में टूटा है तो हमने 2 काइनेटिक एनर्जी लिखी है। अब ये क्वेश्चन पुराना है, मैं मानता हूं, और आपको पता है पुराने क्वेश्चन भी अब जो बड़े क्वेश्चन थे वो अब 1 नंबर में 2 नंबर में रिपीट हो जाते हैं, डेटा भले थोड़ा चेंज हो, ठीक है। तो पुराना क्वेश्चन है, पर इसका कराने के पीछे का कारण ये था कि कॉन्सेप्ट इसमें खाली ये नहीं था, ये नहीं लगने वाला था इसमें कि खाली आने वाली प्रकाश की ऊर्जा, कार्यफलन और गतिज ऊर्जा ना, यहां पर परमाणु के हिसाब से देखना था। तो यहां पर 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी होगा। अब देखो भाई, सबसे पहले हम लोग यूनिट कन्वर्जन के हिसाब से पहले तो ई टोटल निकालूंगा अलग से, तब यूज करूंगा यहां पर। तो अगर मैं ई टोटल निकालूं, आने वाले प्रकाश की जो कुल ऊर्जा है उसको निकालूं, तरंग दैर्ध्य दे रखा है hc/λ। अब बेटा जो h का मान है वो या तो क्वेश्चन में देता और नहीं दे रखा है, तो फिर तो हम जो एक्चुअल मान है 6.626 गुणा 10 की घात माइनस के 34 ऐसे लिखेंगे, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, और तरंग दैर्ध्य दे रखा है 4500 एंगस्ट्रॉम है, तो 10 की घात माइनस 10 भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब आप इसको हल करोगे बेटा, तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे बेटा, सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा, ये 2 जीरो से ये 10 की घात माइनस 10 से 8 हो जाएगा, ओके जी। फिर 8 के बाद 8 और 8 कितने होंगे बेटा, 16, 3 ही कम 3, और ये हो गया 15, ये भी ठीक हो गया। अब 8 और ऊपर जाएगा, ये भी 8, 16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 की घात 16, जब 18 में जाए तो 10 की घात माइनस के 18 होगी बेटा, ये बचेगी, ठीक है, कंप्लीट। अब आप एक काम कर लो ना, इसको आप 66 कर लो, 66.26, तो इसको 10 की घात माइनस के 19 कर लेना, यहां पर 15 आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा 15, क्योंकि एक पॉइंट को जब इधर ले जाएंगे तो 10 की घात माइनस 18 से 19 हो जाएगा। अब आप इसको करोगे बेटा 66.26 भाग करा आपने 15 से, तो जो पूरी ऊर्जा आई वो आई हमारे पास 4.417 गुणा 10 की घात माइनस के 19 जूल है। ये परिमाण आ गया आने वाली प्रकाश की ऊर्जा का। क्लियर है आपको कि हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है? मैंने कहा ठीक। और उस टाइम बेटा सब्जेक्टिव होता था पेपर, तो ये मत सोचना कि आपको सर ये निकटतम पूर्णांक में देना है, आप मान निकालो बस। आपको ना क्वेश्चन को फ्रेम करने का तरीका वो IIT वालों का है, वो किस तरीके से पूछते हैं, लेकिन क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग करेंगे। इतना आ गया भाई आपको कि हाँ सर। अब हम निकालने बेटा जो बंधन ऊर्जा है वो किलो जूल प्रति मोल दे रखी है, यानी 1 मोल के लिए दे रखी है, ना कि 1 फोटोन के लिए। समझ में आई मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? 240 किलो जूल प्रति मोल दे रखी है बेटा। तो आप लोग क्या करोगे बेटा, यहां पर मान लो आपके पास आपको कार्यफलन निकालना है, बॉन्ड एनर्जी निकालनी है, तो वो दे रखी है 240 जूल है, किलो जूल है, किलो जूल प्रति मोल। तो देखो ये जो मान आपने रखा है बेटा ये जूल में है, तो आप सब कुछ जूल में कन्वर्ट करना चाहोगे, आप कहोगे हाँ सर। और ये 1 मोल के लिए है, तो भाई 1 मोल का मतलब है ये कितने कितने अणुओं के लिए है, n अणुओं के लिए, अवगाद्रो संख्या के बराबर है। तो देखो सबसे पहले आप इसको जूल में कन्वर्ट कर लो, 240 गुणा 10 की घात 3 जूल पर मोल आ गया पहले तो, है ना। अभी 1 मोल के लिए है,
बोर्न एनर्जी, तो हम लोग कहेंगे एक अणु के लिए कितनी होगी, एक अणु की, ठीक है, बोर्न एनर्जी कितनी होगी जूल में। तो हम लोग यहां पर बोर्न एनर्जी बराबर 240 गुणा 10 की घात 3 को भाग करेंगे किससे बेटा, हम भाग करेंगे अवगाद्रो संख्या से, क्योंकि एक मोल की है तो अब एक परमाणु की होगी तो इतनी होगी बेटा, तो ये आएगा मान जूल में। अब जैसे आप परिमाण खोलोगे 240 गुणा 10 की घात 3, मुझे ऐसा लग रहा है 240 जो है वो ना वो 6 से कटने वाली संख्या है। क्या है, 6 से कटने वाली संख्या। तो हो सकता है कि जो Na का मान ले रखा हो बेटा वो इन्होंने 6 गुणा 10 की घात 23 ले रखा हो। हालांकि वो देते हैं क्वेश्चन के अंदर, वो देते हैं कि क्या मान आपको रखना है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। जब से आपका ऑनलाइन पेपर होता है, मतलब सिस्टम पे पेपर होता है कंप्यूटर में, वो हर परिमाण देते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि जो आपका आंसर आए वो उनके डेटा में फीड भी हो, ठीक है, इसीलिए इनके नंबर तो वो देंगे। पर आप ध्यान से देखिएगा 10 की घात 1 0 से कितना हो गया भाई, सबसे पहले रुको, ये हो गया हमारे पास 10 की घात 20 है ना, फिर इस 0 से ये हो गया माइनस के 19, सॉरी प्लस के 19। जब ये ऊपर जाएगा तो बेटा हमारे पास माइनस 19 हो जाएगा, 6 कम 6 और 6 चौक 24 हो गया, तो हमारे पास आ गया 4 गुणा 10 की घात माइनस 19 जूल, ये बोर्न एनर्जी है। अब देखो भाई हमें क्या निकालनी है, गतिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होगा ई टोटल माइनस के बाइंडिंग एनर्जी बटे 2, ऐसे करना पड़ेगा। अब जो टोटल ऊर्जा आई है बेटा वो आई है 4.417, तो 4.417 गुणा 10 की घात माइनस के 19 माइनस इधर कितना है बेटा 4 गुणा 10 की घात माइनस 19, तो 4 गुणा 10 की घात माइनस के 19 बटे, अब भाई इसको आप 2 से भाग करोगे तो 4 में से जब आप 4 घटाओगे 4.41 में से, तो हमारे पास कितना बचेगा बेटा, यहां पर हमारे पास बचेगा 0.417 बटे 2 गुणा 10 की घात माइनस के 19। अब आप इसको हल कर लेना, यही आंसर होगा बेटा जूल में, ठीक है। अब ये 1 नंबर में पूछा है, कितने घात में पूछा है, ये सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन था 1995 में। पर इस क्वेश्चन को समझाने के पीछे मेरा जो एक तरीके से उद्देश्य था वो ये था कि कभी कभी हम लोगों को प्रकाश विद्युत प्रभाव ये याद रहता है, ये बेटा धातुओं की सतह तक सीमित है, लेकिन जब कभी भी अणुओं की बात आएगी या प्रकाश विद्युत प्रभाव जैसा ही क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, लग रहा होगा, पर वहां अणु और परमाणु की बात होगी, तो जो गतिज ऊर्जा होगी उसको आपको उस नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है जितने की आपके परमाणु में वो टूटता है, ठीक है। ये सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए बेटा। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे दोस्तों इस क्वेश्चन से, आशा करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा भाई। अब हमारे पास जो एक तरीके से फॉर्मूला है, लेटेस्ट क्वेश्चन जो आया है वो आया है जेईई एडवांस 2024। अब ये जेईई एडवांस 2024 है भाई, इसको देखते हैं क्या है। बोहर मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ी उच्चतम गतिज ऊर्जा किस में होगी, उच्चतम गतिज ऊर्जा किस में होगी। आपको याद होगा बेटा कि जो बोहर एनर्जी हो, जो आपके पास ये होती है ना गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा आपकी जो कुल ऊर्जा होती है माइनस के ई टोटल के बराबर होती है। क्या होती है, ई टोटल के बराबर। ये नियम होता है, फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा इस तरीके से। एक और संबंध आपने पढ़ा होगा, गतिज ऊर्जा जो है ऐसे करके, जो स्थितिज ऊर्जा जो है वो माइनस के 2 गुणा गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। या फिर आपने पढ़ा होगा कि जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो 2 गुणा कुल ऊर्जा होती है। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले रिलेशन जो है मैंने आप लोग को, या जितने भी सर होंगे जिन्होंने आपको अपनी अपनी क्लास में पढ़ाया होगा वहां पर ये तीनों रिलेशन करवाए जाते हैं जब ऊर्जाओं के बीच में संबंध बताया जाता है। अब उसके बाद क्या हुआ भाई, जरा देखो कि सर हमें यहां पर गतिज ऊर्जा की बात करिए, हमें फॉर्मूला पता है टोटल ऊर्जा का। क्या होता है भाई टोटल ऊर्जा का, सर बहुत सिंपल है, माइनस और यहां पर माइनस के 13.6, ठीक है, एन स्क्वायर सॉरी जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर क्या करते थे हम, तो मैंने कहा अच्छा, और इसका मान होता था इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम में। अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, धनात्मक, तो 13.6 तो कांस्टेंट है। अब जेड स्क्वायर और एन स्क्वायर
ठीक है, इसका परिमाण निकाल लो, ठीक है, जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर। तो जिसका ये मान ज्यादा होगा उसकी ही गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी। चलिए, इन्होंने बोला है हाइड्रोजन की पहली कक्षा, तो हाइड्रोजन की जब पहली कक्षा की बात आएगी बेटा तो एन का मान 1 और जेड का मान 1, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि जो जेड बटे एन का वर्ग होगा, जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर, उसका मान क्या होगा बेटा हमारे पास 1 बटे 1 का वर्ग करोगे तो 1 ही आएगा। फिर हीलियम आयन की पहली कक्षा है। अब हीलियम आयन है तो जेड का मान तो 2 हो गया, पहली कक्षा है, एन का मान 1 हो गया। तो यहां पर जेड बटे एन का मान का वर्ग करोगे तो 2 बटे 1 का आपको वर्ग करना पड़ेगा, तो 4 बटे 1 करना पड़ेगा, क्योंकि ये परिमाण जिसका ज्यादा होगा गतिज ऊर्जा ऑटोमेटिक उसकी उच्चतम होगी बेटा। हीलियम आयन की दूसरी कक्षा, ठीक है, हीलियम आयन की दूसरी कक्षा, तो आप जब हीलियम आयन की दूसरी कक्षा करोगे तो जेड का मान तो 2 है हीलियम के लिए, कक्षा दूसरी, तो बेटा एन का मान भी 2 आ गया। हमें निकालना है जेड बटे एन, इसका वर्ग, तो हमारे पास 2 बटे 2, दूसरी कक्षा का वर्ग करोगे तो ये कट जाएगा तो 1 ही आएगा। फिर लिथियम आयन की दूसरी कक्षा, अब लिथियम आयन जो है इसके लिए जेड का मान हो गया 3 और दूसरी कक्षा का एन का मान हो गया बेटा 2, तो जेड बटे एन का जब आप वर्ग करोगे तो लिथियम का हो गया हमारे पास 3 बटे 2 इसका वर्ग, यानी 9 बटे 4, ठीक है। अब इसको आप हल भी करोगे, भाग भी करोगे तो 2.15 आएगा लगभग, ठीक है, क्योंकि 2 8 रुक जाओ 9 है ना, 2 8 1.25 आएगा, 2.25 आएगा। अब देखो बेटा, आप ये सोचो जेड बटे एन का परिमाण सबसे ज्यादा कहां पर आया, जेड बटे एन का परिमाण कहां पर सबसे ज्यादा आया, सोच के देखिए। आप कहोगे सर जी यहां पर जेड बटे एन का वर्ग का परिमाण 1 आया, यहां जेड बटे एन के वर्ग का परिमाण 4 आया, यहां जेड बटे एन का वर्ग का परिमाण 1 आया, यहां जेड बटे एन का वर्ग का परिमाण 2.25 आया। तो सबसे बड़ा मान जो आया है वो 4 आया है। इसका मतलब है कि हीलियम आयन की पहली कक्षा में जो गतिज ऊर्जा होगी वो सबसे ज्यादा होगी। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। जेई एडवांस 2024 का क्वेश्चन है दोस्तों ये, ठीक है, जेई एडवांस 2024 का क्वेश्चन है। तो आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखते हैं भाई आगे कहानी क्या है। नेक्स्ट हमारे सामने एक और क्वेश्चन है, आईआईटी जेई 2024, वही सेम एडवांस का ही क्वेश्चन है। कौन सी हाइड्रोजन स्पीसीज, हाइड्रोजन जैसी स्पीसीज की त्रिज्या हाइड्रोजन परमाणु की पहली बोहर कक्षा के समान होती है, ठीक है। आपको ये बात पता होनी चाहिए किसी भी तरीके से, अगर हम हाइड्रोजन परमाणु की बोहर त्रिज्या के बारे में बात करें तो आपको एक फॉर्मूला पता था बेटा, आर बराबर ए नॉट एन स्क्वायर बटे जेड, है कि नहीं? आपको कि हाँ सर। अब हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए तो इधर कर लेता हूं, आर बराबर ए नॉट एन स्क्वायर बटे जेड, ठीक है। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए ए नोट का मान होता है बेटा, कभी आप लोग ए नोट का कोई मान नहीं है, ए नोट का मान वही जो आपने पढ़ा हुआ है। क्या भाई? कुछ बच्चों ने 0.53 एंगस्ट्रॉम पढ़ा है, कुछ बच्चों ने 0.529 एंगस्ट्रॉम पढ़ा है, पर कुछ भी पढ़ा उससे मतलब नहीं है, मैंने इसको ए नोट मान लिया, ठीक है जी। अब हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो आर का मान आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु के लिए पहली कक्षा की अगर हम बात करें, फर्स्ट बोहर ऑर्बिट लिखा है ना, पहली बोहर कक्षा के लिए, तो बेटा एन का मान 1 होगा, तो ए नॉट 1 का वर्ग करोगे जेड। हाइड्रोजन के लिए जो हमारे पास परमाणु क्रमांक होता है यानी प्रोटॉनों की संख्या होती है वो भी 1 है बेटा, तो यहां पर 1 रख दोगे, एन स्क्वायर बटे जेड। तो हमारे पास आर का मान तो एक तरीके से यही आया है, आर बराबर ए नोट। अब हमें देखना है कि भाई किसकी त्रिज्या ए नोट के बराबर है। यहां पर यूज करते हैं बेटा, हम लोग अगर यहां पर यूज करेंगे पहले वाले ऑप्शन में तो हमारे पास होगा बेटा आर बराबर ए नॉट एन स्क्वायर बटे जेड से। अब ए नॉट तो सेम है, एन स्क्वायर का मान कितना होगा बेटा इसके लिए 2, 2 का वर्ग कितना आएगा 4, और परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा लिथियम आयन का 3,
तो भाई ये तो ए नोट के बराबर नहीं आया, क्योंकि जब आप इसको काटोगे तो 1.33 आएगा, तो ये तो विकल्प नहीं हुआ। अब देखते हैं आगे। बेरिलियम 3+ के लिए जेड का मान हमारे पास 4 होता है, ठीक है, एन का मान 2 है। आर बराबर ए नॉट एन स्क्वायर बटे जेड। अब यहां पर हमने ए नॉट तो रख लिया एज इट इज, एन का मान 2 है और 2 का वर्ग करोगे तो बेटा 4 आएगा, और इसका जो परमाणु क्रमांक है वो भी 4 है। तो भाई इससे जब आप काटोगे दोस्तों, इससे जब आप काटोगे तो ए नोट के बराबर ही आएगा। तो जब आर ए नोट के बराबर आई, वही तो हाइड्रोजन की पहली कक्षा के लिए आई थी, इसका मतलब है ये आंसर तो उसका करेक्ट हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम केवल हमारा करेक्ट आंसर आ गया हम इसी को यहीं पर छोड़ देंगे। आईआईटी एडवांस में एक से ज्यादा भी करेक्ट आंसर होते हैं, इसलिए सबको चेक करना पड़ेगा। फिर है n बराबर 2 हीलियम प्लस, इसके लिए जेड का मान भी 2 होता है बेटा। आर बराबर ए नॉट एन स्क्वायर बटे जेड से ए नॉट एन का एन हमारे पास 2 है, 2 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा बेटा 4, और परमाणु क्रमांक कितना होता है जेड, तो यहां पर रख दोगे 2, तो इससे कट जाएगा ये 2a नोट हो जाएगा, तो ये तो आंसर नहीं हुआ बेटा। फिर n बराबर 3 और लिथियम 2 आयन, तो होगा इसके बराबर में, क्योंकि 3 का वर्ग करोगे 9, ये भी नहीं आएगा। तो सिंगल करेक्ट ही क्वेश्चन था बेटा, ये बी को आपको टिक करना था और आगे बढ़ना था, ठीक है। तो आईआईटी जेईई 2024 में भी ऐसे क्वेश्चन आए हैं जो आप कर सकते हो, भले थोड़ा बहुत टाइम लगे वो चलेगा। अब देखो बेटा, आईआईटी जेईई मतलब उस टाइम पर एडवांस एक ही साथ होता था भाई आईआईटी का पेपर। तो यहां पर क्या कहा गया है कि हाइड्रोजन परमाणु की पहली बोहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हाइड्रोजन परमाणु की बोहर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की उत्तेजित अवस्थाओं के लिए संभावित ऊर्जाओं का मान क्या होगा। देखो बेटा, एक तो बात समझना कि जो ऊर्जा होती है ना किसी भी कक्षा की, वो क्वांटीकरण होती है, मतलब क्वांटाइज्ड होती है, क्योंकि आपको हर एक कक्षा का नंबर रखोगे तो मान एक फिक्स ही आएगा, उसके बीच में नहीं हो सकता कोई मान, परास में मान नहीं है। तो हम लोग चूंकि जानते हैं कि जो हमारे पास टोटल ऊर्जा का सूत्र है वो है -13.6 जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम। अब हाइड्रोजन के लिए तो बेटा एन का मान और भाई जेड का मान सेम होगा पहली कक्षा के लिए, वो यही रहने वाला है। अब बात आती है उत्तेजित अवस्था के लिए। देखो, उत्तेजित अवस्था का मतलब होता है जब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाए किसी भी कक्षा में। अगर मान लो हाइड्रोजन में कोई इलेक्ट्रॉन रहता पहली कक्षा में है तो वो उसकी आधी अवस्था होती है, ग्राउंड स्टेट। अब उससे ऊपर वो कभी भी जाए, या दूसरी कक्षा में जाए, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, किसी में भी जाए, ये सारी उसकी उत्तेजित अवस्था कहलाएंगे, यानी ऊपर की अवस्था। अब यहां पर n का मान रख के देखना है और इस परिमाण में से चेक करना है कौन सा मान हो सकता है कौन सा नहीं। अगर मैं n का मान 2 भी रखता हूं बेटा, En बराबर -13.6, हाइड्रोजन के लिए परमाणु क्रमांक 1 ही रहेगा, तो 1 का वर्ग तो हमेशा 1 ही रहेगा बेटा। n का मान 2 रख के देखोगे तो यहां पर 4 कर देना, और जब आप 4 करोगे तो भाई इसको हल करोगे तो -4 तिया हमारे पास कितना आ गया भाई 12, और 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा बेटा। अब 3.4, देखो एक बात तो क्लियर है, हाइड्रोजन परमाणु की बोहर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की उत्तेजित अवस्थाओं के लिए संभावित, एक तो ये संभावना है ए की, ठीक है। फिर हम बात करेंगे बेटा जब हमारे पास n का मान 3 होगा तब भी चेक करेंगे, और यदि n का मान 3 हुआ उस टाइम पर ऊर्जा क्या होगी En -13.6, 3 का वर्ग करोगे 9। अब इसको हल कर लो आप, ठीक है। क्या बोला भाई मैंने, और हाइड्रोजन परमाणु के लिए ही है ये। तो यहां पर आप क्या करोगे दोस्तों, 13.6 भाग करोगे 9 से, तो ये मान आ गया बेटा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो या तो बेटा इसका मान ये होगा -3.4, या होगा बेटा 1.51, या इससे और छोटा होता चला जाएगा, इनके बीच में नहीं होगा। तो जो 13.6 है और -3.4 है, इसके बीच के मान बिल्कुल नहीं होंगे। अब इसके बीच में कौन कौन से मान आए, देखो भाई, ये सब इसके बीच के ही तो मान है। तो ये और ये हटा दो। एग्जैक्ट मान आना चाहिए भाई। फिर जब आगे कोई मान होना चाहिए, या तो देखो -13.6 से पहले क्या होगा, -3.4 एग्जैक्ट होना चाहिए, बीच में मान नहीं होना चाहिए।
फिर माइनस के 3.4 करेक्ट है, फिर माइनस के 1.51 करेक्ट है। इन दोनों के बीच का जो मान है वो भी आपका उत्तेजित अवस्था में नहीं आएगा, ठीक है। तो बीच के मान लेने ही नहीं है आपको, तो इसका आंसर जो है वो ए ही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास एक वो है कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको बेटा इस तरीके से मिलेगा। मैच द फॉलोइंग है, ये जेईई एडवांस 2019 में आया था, तो इसका पहला क्वेश्चन जो है ये है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन बेटा आपके पास ये है। अब कुछ कुछ तो मुझे होमवर्क करना पड़ेगा, कुछ कुछ समझाना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु में बोहर मॉडल पर विचार करें, जहां इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है। सूची 1 में एनवी कक्षा के लिए कुछ मात्राएं दी गई हैं, जैसे इनका मान, ठीक है, दी गई हैं, और सूची 2 में यह दिखाया गया है कि एन पर कैसे निर्भर करती है। अगर हम बात करें एनवी कक्षा की त्रिज्या, अब आप समझना एनवी कक्षा की त्रिज्या, सुनना मेरी बात को, एनवी कक्षा की त्रिज्या जो होती है वो होती है हमारे पास ए नॉट एन स्क्वायर बटे जेड के, यानी एन की घात 2 के समानुपाती होती है एक तरीके से। आप देखो एन की पावर 2 कहां है, तो फर्स्ट का बेटा एन स्क्वायर ये टी होना चाहिए, है कि नहीं। एन का टी, फर्स्ट का टी होना चाहिए। फर्स्ट का टी कहां दे रखा है बेटा, फर्स्ट का टी हमें यहां दे रखा है, बाकी फर्स्ट का पी, मतलब करने को तो आप सारे मैच करना, ठीक है, और ये मल्टीपल सेलेक्टिव भी हो सकता है। तो फर्स्ट का टी ये दिख गया, ठीक है। सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में क्या दे रखा है कि भाई फर्स्ट का टी है, ये तो करेक्ट हो गया 100%, फर्स्ट का टी। अब और बताओ भाई सर और क्या दे रखा है। मैंने कहा यार अब इन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग एल। आपने बोहर मॉडल पढ़ा होगा, कोणीय संवेग mvr h/2 के n गुणा होता है, मल्टीपल इंटीजर होता है n, यानी n की घात 1 के समानुपाती होता है। तो सेकंड का जो मान होगा बेटा, सेकंड का वो n की घात 1 क्या होगा, s, इसके बराबर n की घात s है। तो आप देखो सेकंड का s कहां दे रखा है, क्या कहीं पर सेकंड का s दे रखा है, आप कहोगे नहीं सर सेकंड का s तो नहीं दे रखा। ओके, और क्या दे रखा है भाई, यहां पर दे रखा है सेकंड का r, सेकंड का r देखो भाई, r n की पावर 0, तो बेटा इस पर तो निर्भर नहीं करेगा, तो ये तो हमारे पास सेकंड का r तो हो गया गलत, ठीक है जी। सेकंड का q भी देख लो बेटा, भाई q में क्या दे रखा है, n की घात -1, नहीं ये भी मैच नहीं कर रहा। सेकंड का तो हमारे पास क्या होना चाहिए था बेटा, हमारे पास सेकंड का होना चाहिए था r, क्योंकि n की घात 1 है ना, सॉरी s होना चाहिए था, तो सेकंड का s कहीं दे नहीं रखा तो हम हटा देंगे। अब हमारे पास और देखिए भाई क्या क्या हमें चेक करना है इसके लिए, सेकंड वाले पता लगे। अब हम फर्स्ट का p देखते हैं, फर्स्ट और फर्स्ट से ही हो जाएगा काम। p में क्या दे रखा है, n की पावर -2, बेटा n की पावर वर्ग के है, n की पावर -2 के बराबर नहीं है, तो फर्स्ट का p भी नहीं हो सकता। तो पहली बात तो इनमें से आपको आंसर पता लग गया कि इसका आंसर तो सी है। ये वो वाले क्वेश्चन है जो मैच द फॉलोइंग है, फिर उसके ऊपर कॉम्प्रिहेंशन बना के 2 क्वेश्चन बना दिए, नहीं वो सब्जेक्टिव वाले। आगे देखिए इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही संयोजन करेक्ट है। अब इन्होंने क्या करा है, ज्यादातर अगर आप ध्यान से देखोगे इस बार थर्ड, फोर्थ और थर्ड इनको फोकस करा है, यानी पहले 2 विकल्पों पे ये वाला क्वेश्चन बनाया और आखिर के 2 वालों पे ये बनाया। तो चलो भाई दूसरों पर देखते हैं हम लोग। एनवी कक्षा के लिए जो गतिज ऊर्जा होगी, सुनना मेरी बात, एनवी कक्षा के लिए जो गतिज ऊर्जा होगी उसका फॉर्मूला 13.6 है ना, जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर के बराबर होता है। अब मैं आपको बता दूं क्या बोला मैंने, 13.6 जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर होता है धनात्मक मान, क्योंकि गतिज ऊर्जा धनात्मक मान है। तो थर्ड का एन स्क्वायर का मतलब हो गया एन की पावर -2, तो थर्ड का जो है बेटा वो पी होना चाहिए, थर्ड का क्या होना चाहिए, पी होना चाहिए, एन की पावर -2 एन की पावर -2 थर्ड का, एन की, अच्छा ये भी ध्यान रख लो भाई, एन की पावर -2 दे किसमें रखा है, पी में, तो थर्ड का पी कहीं दे रखा है क्या, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, यहां पे तो क्लियर दे दिया है थर्ड का पी, ठीक है, थर्ड का पी दे दिया बेटा।
कि भाई 10 की पावर -2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बस इस तरीके से हमें दोनों का आंसर क्वेश्चन करने थे। मतलब पहले दो ऑप्शन पे एक क्वेश्चन बनाया हुआ था, इन पे फिर इन पे एक क्वेश्चन बनाया हुआ था। आपको अगर फॉर्मूले याद होंगे तो जेईई एडवांस 2019 में आया हुआ क्वेश्चन, ये बड़ी सरलता से कर लोगे। ये मैं पहले ही बोल चुका हूं स्टार्टिंग में कि भाई इस चैप्टर से आने वाले क्वेश्चन वो नहीं है जो होते नहीं है, इसमें सारे क्वेश्चन वो होंगे, हो जाएंगे, बस समय शायद लग सकता है। अब देखते हैं भाई आगे अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमें कहां दे रखा है बेटा? अगला क्वेश्चन दे रखा है कि हीलियम आयन की एक इलेक्ट्रॉन का संक्रमण 105.8 पिकोमीटर त्रिज्या वाले कक्षा से और 26.45 पिकोमीटर त्रिज्या वाले कक्षा में होता है। इस संकरण के दौरान उत्सर्जित फोटोन की तरंग दैर्ध्य, ठीक है, तरंग दैर्ध्य नैनोमीटर में क्या होगी? अब ये गजब क्वेश्चन हो गया, जेईई एडवांस 2023 का क्वेश्चन है। हालांकि इसको मैं बहुत आसानी से करवा देता हूं, इसकी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं वैसे, ठीक है। आपको याद होगा बेटा आपको तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी है, ठीक है, और नैनोमीटर में क्या होगी, और त्रिज्या दे रखी है दो अलग अलग, ठीक है। तो दोनों त्रिज्याओं से पहले आप क्या करोगे, मान निकालोगे एन का, ठीक है। हीलियम आयन के लिए एन का मान निकालोगे, जेड आप जानते ही हो, हीलियम के लिए जो जेड का मान होगा बेटा वो होगा 2। चलो भाई सबसे पहले आप मान निकाल लेते हैं पिकोमीटर में, ठीक है, उससे थोड़ा और आसान पड़ेगा। ए नोट का मान जो है वो 52.9 पिकोमीटर दे रखा है इन्होंने, तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला होता है आर बराबर ए नॉट एन स्क्वायर बटे जेड से। अब आर हमें जो दे रखी है पहले वो दे रखी है 105, ठीक है, 0.8। ए नोट का आप मान 52.9 पिकोमीटर रखो, एन स्क्वायर हमें ज्ञात करना है। हीलियम के लिए तो जेड का मान होता है बेटा वो होता है 2। अब आप ध्यान से देखो बेटा, जब आप इसको हल करोगे तो ये 52 कम 52 और ये लगभग 2 दफा जाएगा, गुणा कर दोगे तो 4 हो जाएगा बटे एन स्क्वायर। तो एन का मान कितना आ गया बेटा, यहां पर 2, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पर आया, तो जो ऊपर वाली कक्षा है वो तो है N2। अब देखो आगे अब हमारे पास पिकोमीटर त्रिज्या वाले में आता है। चलिए भाई दूसरा भी देखते हैं हम लोग। अब R बराबर हमारे पास एक और फॉर्मूला है 0 ए नॉट एन स्क्वायर बटे जेड, सेम ही फॉर्मूला है। R का मान दे रखा है 26.45, ए नोट का मान वही रखेंगे हम लोग 52.9 और एन स्क्वायर हमें ज्ञात करना है, और जेड का मान हमें कितना दे रखा है बेटा, हमें जेड का मान दे रखा है हमें 2, क्योंकि देखो हीलियम के लिए जेड का मान 2 होगा। अब आप इसको जब गुणा करोगे ना 26.95, तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये इसके एक दफा में और इसके 2 दफा में कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, एन का मान एन का वर्ग 1 आएगा और एन का मान भी 1 आएगा। अब ये वो वाली कक्षा है दोस्तों जहां पर इलेक्ट्रॉन आया है, और ये वाली कक्षा है जहां से इलेक्ट्रॉन आया है। तो वास्तव में अगर हमारे पास दो ऐसी कक्षाएं हैं N2 बराबर 2 और N1 बराबर 1, और इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आया बेटा, यहां से इलेक्ट्रॉन नीचे आया है, तो हमें ये जो ऊर्जा उत्सर्जित होगी बीच में, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब नीचे आएगा तो यहां पर ऊर्जा उत्सर्जित होगी, इसका तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना है, इसका लैम्डा, ठीक है। तो आपको रिडबर्ग नियतांक का एक फॉर्मूला रिडबर्ग का एक फॉर्मूला पता होगा, वो क्या है भाई फॉर्मूला, वो है कि सर जी 1 बटा लैम्डा बराबर होता है रिडबर्ग नियतांक, ठीक है, जेड स्क्वायर 1/n1 का वर्ग माइनस 1/n2 का वर्ग, ठीक है। आपको हाँ सर चलो देखते हैं इसमें भी। अब 1 बटा लैम्डा तो ठीक है, रिडबर्ग नियतांक का मान उसने ऑलरेडी दे रखा है हमें, ठीक है, रिडबर्ग नियतांक का मान उसने ऑलरेडी दे रखा है, ये पूरा ही रिडबर्ग नियतांक है बेटा, ठीक है। तो ये RH ये जो उसके क्रम में होता है, पर ये पूरा ही मान है 2.2 गुणा 10 की घात माइनस के 18 जूल, ठीक है। यहां पर इसने जो रिडबर्ग नियतांक दे रखा है वो HC के साथ मल्टीप्लाई करके दे रखा है, कोई बात नहीं। आप लोगों को याद होगा रिडबर्ग नियतांक का फॉर्मूला हमें खुद भी याद है, 1.09 गुणा 10 की घात 7, होता है कि नहीं होता? आपको कि हाँ सर होता है। अब इसके बाद क्या करोगे आप, मीटर में आंसर देना ना, हाँ, और हमें पूछना क्या है, हाँ ठीक है यही होता है बेटा, 1.09 गुणा 10 की घात 7, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहां पर जब हम जेड स्क्वायर की बात करेंगे तो बेटा 2 का वर्ग करोगे तो 4 आएगा,
1/1 का वर्ग करोगे तो 1 आएगा, -2 का वर्ग करोगे तो बेटा 4 आएगा। अब इस 4 की गुणा कर दो तो हमारे पास 1/λ 1.09 गुणा 10 की घात 9 7 10 की घात 7, 4 की जो गुणा करोगे तो हमारे पास 4 और यहां पर -1 ऐसे करना पड़ेगा क्योंकि 4 ही कम 4/1 हो जाएगा। ये 4 है तो अंदर गुणा होगा तो 4 से 4 कट जाएगा, 4 - 1। अब आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दी, 1/λ बराबर 1.09 गुणा 10 की घात 7 इंटू में 3 हो गया। तो जब आप लैम्डा निकालोगे तो उसको उल्टा करना पड़ेगा बेटा, व्युत्क्रम करना पड़ेगा। तो लैम्डा जो आएगा वो आएगा 1/1.09 गुणा 10 की घात 7 और इंटू में 3। अब ये क्या आया बेटा, ये आया मीटर में। हमें किस में चाहिए बेटा, हमें चाहिए नैनोमीटर में। तो नैनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 10 की घात 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने यहां से क्या किया, लैम्डा बराबर 1.09 गुणा 10 की घात 7 गुणा 3। अब आप 10 की घात 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर नैनोमीटर में आ जाएगा। अब आप क्या करोगे बेटा, इस 7 से ये यहां पर 2 हो गया, 100 हो गया एक तरीके से। 100 को आप भाग करोगे, ऊपर बचा जो है 3.27 से, आपके पास मान आ जाएगा। ठीक है, आपके पास बेटा मान आएगा 100 भाग 3.27 तो लगभग 3.58 मान आएगा। ठीक है, नैनोमीटर। अगर मान लो ये क्वेश्चन हमारे पास पूर्णांक में है तो आपको ये समझिएगा कि यहां पर कौन सी संख्या है। यहां पर 5 है और 5 को जब हटाते हैं तो हमें उससे पहले ये चेक करना पड़ता है कि सम संख्या या विषम संख्या है। तो उससे पहले 0 है तो मतलब सम संख्या है, ठीक है, या 30 है वो सम संख्याओं में आता है। तो आप 5 को हटाओगे भी तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं दोस्तों। तो यहां से आप क्या करोगे, यहां से आप इसका मान 30 नैनोमीटर रख दोगे, ये इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो भाई इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना था और बाकी आपका काम बन ही जाएगा आगे। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी भाइयों। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के और भी तरीके हैं। मेरे को तो ये वाला फॉर्मूला था तो मैंने ये बता दिया, और भी एक फॉर्मूला है। ठीक है, एनर्जी से भी आप निकाल सकते हो बेटा, ऊर्जा भी निकाल सकते हो, फिर ऊर्जा से hc/λ करके लैम्डा ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये 2023 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। छापिए इसको फटाफट। ले रहे भाइयों, छापो छापो फटाफट। देखो भाई, अब तुम्हारे सामने एक और क्वेश्चन आ गया है और ये क्वेश्चन आपका जो रहेगा ये रहेगा हीलियम परमाणु पर विचार करें। ठीक है, क्या रहा भाई, पहले तो हमारा ये हो गया खत्म, ये नहीं, ये रह गया, ये वाला खत्म हो गया। उसके बाद आपके पास, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा दूसरे वाला एरर था, एरर नहीं था मतलब, जैसे आप लोगों को पता है ना कि आपकी जो क्लासेस हैं, आपके जो क्वेश्चंस हैं, ये बैठ के मैं रात भर पहले ट्रांसलेट करता हूँ। ठीक है, इंग्लिश से हिंदी में, फिर मैं आपको तक लेके आता हूँ। हालांकि जब आप एग्जाम दोगे तो वहां पर हिंदी में ही आएगा, पर आपको पता है एडवांस के पेपर बाहर वैसे नहीं आते। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो तो इजीली मिल जाते हैं, हिंदी मीडियम वाले थोड़े मुश्किल मिलते हैं। तो देखो बेटा, यह हीलियम परमाणु पर विचार करें जो 330 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य के एक फोटोन को अवशोषित करता है। फोटोन के अवशोषण के बाद हीलियम परमाणु के वेग परिवर्तन की गणना करनी है। यह मान लीजिए कि संवेग संरक्षित रहता है और फोटोन पूरी तरह अवशोषित हो जाता है। ये मान दे रखा है। ठीक है, चलो देखते हैं भाई क्या क्या व्यवस्था है, क्या क्या नहीं है। सबसे पहले आप लोगों को मैं बात बताऊं, हीलियम परमाणु का यहां पर क्या दे रखा है बेटा, मोलर द्रव्यमान दे रखा है 4 ग्राम प्रति मोल। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसकी आवश्यकता कहीं कहीं बार पड़ती है, कहीं कहीं बार नहीं भी पड़ती। बताता हूं कैसे। अब देखो बेटा, हम लोग ये बात जानते होंगे कि H बराबर होता है H/P। ये आपने पढ़ा है, आपको हाँ सर पढ़ा है हमने, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य वाला है ये सूत्र। ओके, लैम्डा बराबर H, P की जगह पर हम लोग, वैसे तो आपको पता होगा कि जो P है ना संवेग, वो द्रव्यमान गुणा वेग का क्या होता है बेटा, गुणनफल होता है। अब संवेग परिवर्तन भी हो सकता है। संवेग क्या रहेगा, संरक्षित।
और जो द्रव्यमान होता है बेटा वो भी क्या होता है हमारे पास, फिक्स होता है कि नहीं होता फिक्स? आपको होते हैं, हाँ सर फिक्स तो होगा। तो वेग में परिवर्तन आ सकता है, इसीलिए हम लोग क्या सकते हैं बेटा कि जो हमारे पास P जो है उसको आप m डेल्टा v लिख सकते हो, वेग परिवर्तन। ठीक है, आपने कहा सर ठीक है हम कर लेंगे। अब इसके बाद आप क्या करोगे बेटा, लैम्डा बराबर h अपॉन m डेल्टा v ज्ञात करना है। तो जब ब्रज गुणा करोगे तो डेल्टा v बराबर हो जाएगा h बटे m इंटू में h बटे m इंटू में लैम्डा। अब h का मान आपको दे रखा है, लैम्डा का मान आपको नैनोमीटर में दे रखा है, उसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, और यहां पर क्या है, क्योंकि सेंटीमीटर पर सेकंड में है, पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेना फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना, आसान पड़ेगा। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट सेंटीमीटर में भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर बात आती है डेल्टा वी, ये हमें ज्ञात करना है बेटा, वेग परिवर्तन। एम का मान क्या रखेंगे, देखो दो तरीके हैं, चाहे तो इसको हल करके लिख लो, इसको और इसको हल करके, ठीक है, उससे भी निकाल लोगे आप। क्योंकि देखो ये हमारे पास दे रखा है अणुभार, ये दे रखा है परिवर्तन। मोल का एक फॉर्मूला होता है कणों की संख्या बटे एन ए, एक कण की बात करेंगे तो कणों की संख्या बटे एन ए, और यहां पर भार बटे अणुभार से मानते हैं। अब हमें जानते हैं बेटा, एक तो हमारे पास क्या हो गया, कण, कण तो एक ही है। एन ए का मान कितना हो गया बेटा, अगर मोल की बात करें, एन ए का मान होता है 6 गुणा 10 की घात 23 मान लेना, दे रखा होगा। ओके, भार हमें ज्ञात करना है, अणुभार क्या होता है बेटा 4। अब 4 ही इधर आ जाएगा, 4 क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो जो भार है वो हमारे पास होगा 4 बटे 6 गुणा 10 की घात 23। ठीक है, यहां पर हम उसका मान रख लेंगे। अब h का मान हमें कितना दे रखा है बेटा, 6.6 गुणा 10 की घात माइनस के 34। ठीक है, m का मान क्या होगा बेटा, m का मान मतलब द्रव्यमान, तो m और w एक ही बात है। 4 बटे 6, तो 4 यहां पर लिखा, 6 यहां लिख दिया, और 10 की घात 23 लिख दिया यहां पर। ठीक है, क्योंकि ने इधर 4 बटे नहीं, माफी चाहूंगा, 4 बटे 6 10 की घात 23 यहां आएगा नीचे, तो 6 कहां था, ऊपर, तो 10 की घात 23 जाएगा बेटा ऊपर, 10 की घात 23 आ गया ऊपर, डेल्टा वी। अब नैनोमीटर आपके पास मान क्या आएगा, लैम्डा। अब क्योंकि ये वाला जो मान है आपने ये किस में रखा है बेटा, जूल में, एसआई में, तो पहले आप एसआई में ही यूज करके ये निकालना। ठीक है, तो आपने क्या करा कि यहां पर लैम्डा दे रखा है 330 नैनोमीटर। ठीक है, तो लैम्डा के स्थान पर आप क्या रख दोगे बेटा, नैनोमीटर के स्थान पर, कि भाई 330 10 की घात 9 माइनस के 9, और फिर ये मीटर में हो गया, तो अब ये एसआई में आ गया, मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, अब यहां से जब आप हल करोगे ना बेटा, तो आप लोग देखोगे इस 19 से, पहले तो इस 23 को गया पुरुष, 23 से यहां पर 10 की घात माइनस के 11 बचा। ठीक, 10 की घात माइनस के 11 बचा बेटा, और यहां पर 10 की घात माइनस 9 है, तो भाई इससे यहां पर 10 की घात कितना बचेगा, माइनस के 2 बचेगा। ओके, अब हम लोग जानते हैं भाई, इस पॉइंट को अगर हम हटा दें, इसको 66 कर दें, तो हमें 10 की घात माइनस के 3 करना पड़ जाएगा। यहां पर हम लोग क्या करेंगे बेटा, 6 ही रखेंगे। अब यहां पर आपने 4 कर दिया, और यहां पर 330 कर दिया। अब इससे क्या ब्यूटीफुल बात होगी बेटा, 33 के पहाड़े के हिसाब से अगर आप देखोगे, 33 दूनी 66, और ये आ गया 10 में, इसमें आ गया बेटा 10 में। अब आपको पता है कि भाई 2 ही कम 2, और 2 दूनी 4। ठीक है, 2 दूनी 4, अब 2 ही कम 2, और 2 तिया 6, अब ये ऊपर चला गया। तो जो हमारे पास डेल्टा वी का मान आएगा बेटा, वेग में परिवर्तन, वो आएगा हमारे पास 3 गुणा 10 की घात माइनस के 3, और ऊपर जाएगा 10, तो 10 की घात माइनस 4 हो जाएगा बेटा, 10 की घात माइनस के 4। ठीक है, 10 की घात माइनस के 4, और ये हो जाएगा हमारे पास 23 और 9 32 होते हैं ना भाई, 32 में से कट गया 23 11,
ठीक है, ठीक है, मतलब देख लेना, कर लेना है। अब यहाँ पर 10 की घात माइनस के 4 मीटर प्रति सेकंड आएगा, क्योंकि इसमें सारे की सारी एसएम यूनिट है। अब मीटर को आपको किसमें कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में, तो 100 से गुणा कर देना। तो हमारे पास आएगा 3 गुणा 10 की घात माइनस के 4 गुणा 100, अभी आ जाएगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो इसको ऐसे हल करके हम लोगों को आंसर रखना था। ठीक है, बाकी आप लोग देखना भाई। ठीक है, फटाफट सॉल्व करके मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है क्या नहीं, क्योंकि मैंने अभी तक यहां तक आधा कराया है। चलिए, पर मेरे दिमाग में ना एक चीज आ रही है बेटा, कि इसका मान जब इंटीजर में रखा हो गया, हालांकि इंटीजर जैसा लग रहा है पर इंटीजर में आया नहीं, तो एक गलती मैं समझता हूं प्लीज। यहां पर हमने एसआई यूनिट चलाई है, यानी भार को जो है हमने ग्राम में लिया, किलोग्राम में लेना चाहिए था। और ये जो मान आता है बेटा मोल वाले फॉर्मूले से, ये होता है ग्राम में। तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, 1000 से इसको भाग करोगे, तभी तो बेटा ये किलोग्राम में आएगा। तो इसको बेटा थोड़ा सा कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई मुझसे। ठीक है, तो आप लोग क्या करना है, यहाँ पर माफी चाहूंगा, क्योंकि मैंने जब आंसर निकाला तो मुझे 10 की घात माइनस 2 में आया, और क्योंकि इंटीजर टाइप का है तो आना चाहिए। तो ये जो मान निकलता है ये आता है ग्राम में। ठीक है, इसके लिए क्षमा चाहूंगा। तो ये हमारे पास आता है ग्राम में। अब ये किलो किसमें आ गया बेटा, किलोग्राम में। अब वो मान रखो, तो एच का मान आया हमारे पास 6.6 गुणा 10 की घात माइनस के 34। एम का मान आएगा हमारे पास 4/6, तो 4 ऊपर 6 नीचे, और 10 की घात 26 हो जाएगा ऊपर जाके। ओके भाई, और लैम्डा का मान आ गया 330 नैनोमीटर। तो ये आ गया 330 नैनोमीटर का मतलब हो गया 10 की घात माइनस के 9 मीटर। अब क्या होगा ना, जीरो से जीरो आसानी से कट जाएंगी। तो देखो भाई, अगर आप देखोगे तो ये परिमाण 10 की घात 35, यहां पर 10 की घात 1 आ जाएगा 100। अब इसकी मल्टीप्लाई से करोगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, 66 आ जाएगा। और देखो भाई 66, अब आप देखोगे ये आएगा 2 के पहाड़े में, और ये आएगा 10 के पहाड़े में। 2 ही कम 2, और ये आ गया बेटा 2 के पहाड़े में, ये आ गया बेटा 3 के पहाड़े में। तो हमारे पास जो मान आएगा वो आएगा 3 की पावर 3 गुणा 10 की घात माइनस के 1 मीटर प्रति सेकंड। अब आपको क्या करना है बेटा, इसको कन्वर्ट करना है। इसको किस में कन्वर्ट करोगे भाई, सेंटीमीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि हमसे क्या पूछा है बेटा, सेंटीमीटर प्रति सेकंड, है कि नहीं। हमसे क्या पूछा है बेटा, सेंटीमीटर प्रति सेकंड में। तो जो डेल्टा वी का परिमाण आएगा बेटा, वो होगा हमारे पास 3 गुणा 10 की घात माइनस के 1 मीटर प्रति सेकंड को, जब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो आपको 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो आप 100 से गुणा करोगे, तो 3 गुणा 10 की घात माइनस के 1 गुणा 10 100 गुणा, और ये हो जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर प्रति सेकंड। इसको हल करते ही ये पॉइंट हमारे पास से कट जाएगा बेटा इस जीरो से, और मल्टीप्लाई करोगे 3 की और इसकी, तो हमारे पास आएगा बेटा 30 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक बार चेक कर लेना भाई। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि ये जो मैंने गिवन डेटा है इसके आधार पर आपको ये क्वेश्चन करवाया है। इसके अलावा अगर मुझे डायरेक्ट करना होता, क्या करना होता, डायरेक्ट करना होता, तो ये और अच्छे तरीके से भी हो सकता था। आपको कि सर कैसे हो सकता था, बताओ जरा यार हमें भी। मैंने कहा देखो, आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपको मान लो लैम्डा बराबर एच अपॉन एम डेल्टा वी ऐसे करना था, तो डेल्टा वी बराबर क्या होता बेटा, एच अपॉन में लैम्डा इनटू में द्रव्यमान। क्लियर बात है। एच का मान आपको पता होता 6.6 गुणा 10 की घात माइनस के 34। ठीक है, लैम्डा का मान आपने रख दिया 300, कितना था भाई, 30 गुणा 10 की घात माइनस के 9। एम का मान आप रखते 4 यूनिफाइड, पता है ना आपको 4 यूनिफाइड। पहले ही चैप्टर में मैंने आपको एक बात बताई हुई थी, यूनिफाइड का जो मतलब होता है वो होता है प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन का मास। ठीक है, आपको सब प्रोटॉन का मास या न्यूट्रॉन का मास, आपको यहां पर मान यूनिफाइड में रखना, किलोग्राम में रखना था। तो पहले आप जब यूनिफाइड में रखते तो इस यूनिफाइड को हटाकर, ठीक है, गुणा 1.67 गुणा 10 की घात माइनस के 27 किलोग्राम कर लेते आप यहां पर, तो द्रव्यमान जो है वो 27 में आ जाता। अब यहां से आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, फिर आपको
ये वाला डेटा यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती चार्ज यूनिफाइड को, क्योंकि यूनिफाइड को डायरेक्ट किलोग्राम में कन्वर्ट करा जा सकता है। अब आप हल करके देख लो, आपके पास वही आंसर आएगा जो एग्जैक्टली होगा। बस ये है कि इसमें साफ साफ कटेगा नहीं। कैसे भाई? इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे एक 10 चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे 27 और ये 2 जीरो से यहां पर 10 की घात -9 से, भाई देखो 10 की घात -9 था बेटा, ये है ना, तो 10 की घात 7 हो जाएगी, ठीक है। 10 की घात -7, 10 की घात -27 तो 34, तो इससे पूरा कट गया, ओके कट गया। अब देखो भाई ये 1 और ये 2 ये पूरा कट गया, आपको हाँ कट गया। अब ये 1 और ये 2, ठीक है। फिर आपको बस हल करना रह जाता, थोड़ा सा बड़ा हो जाता और कुछ नहीं है। तो ये आंसर आता मीटर प्रति सेकंड में, 100 से मल्टीप्लाई करते फिर 30 आता, ठीक है। क्योंकि आप इसकी मल्टीप्लाई करते ऐसे करके, ऊपर तो 1 हो गया, 2 की मल्टीप्लाई करो, 2 सत्ते कितना हो गया बेटा 14, 2 छंग कितने हो गए 12 और 1 13, और 2 ही कम हो गया 3 और 1 तो 3.3 आ गया, और ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। तो आपको पता है 3.3 है, ठीक है, 3.33 कह लो आप। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते तो लगभग ये 30 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते बेटा, तो आपको 100 करना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। क्या करना पड़ता है 100 और बटे 3.34 गुणा 10, ये हो जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर प्रति सेकंड, क्योंकि मीटर को आपने इसमें कन्वर्ट कर लिया। अब आप इसको हल करोगे तो हमारे पास फिर से 30 सेंटीमीटर प्रति सेकंड आएगा। तो मतलब आप डायरेक्ट भी कर सकते थे यूनिफाइड वाले तरीके से, और आप बेटा मोल वाले सूत्र से भी निकाल सकते थे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि भार ग्राम में नहीं किलोग्राम में रखना है, ठीक है। और किलोग्राम में रखोगे तभी जाकर आपका मान मीटर प्रति सेकंड में आएगा, और फिर लास्ट में जाकर आप उसको सेंटीमीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है जी दोस्तों। आप ये फटाफट इसको, अब बढ़ते हैं भाई आगे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क भी दूंगा बेटा। अब ये क्वेश्चन है आईआईटी एडवांस 2016 का। इसमें ना 4 अलग अलग ग्राफ आए थे, और उन 4 अलग अलग ग्राफ में से क्या हुआ था कि एक तरीके से 4 अलग अलग ग्राफ में से आपको सही आंसर चेक करना था कि कौन सा करेक्ट आंसर है। तो यहां पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है दोस्तों, ये क्वेश्चन केवल क्वेश्चन लिखा हुआ है, 4 विकल्प आपको बनाने की आवश्यकता नहीं, मैं बताता हूं कैसे करना है। नाभिक R से दूरी dr मोटाई वाले एक सूक्ष्म गोलीय कोष में हाइड्रोजन परमाणु के 1s इलेक्ट्रॉन में पाए जाने वाले प्रायिकता P, एक कोष का आयतन 4 पाई r² dr है। तो P और P की R पर निर्भरता का गुणांक, देखो प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन था बेटा 1s के लिए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन था 4 पाई dr वाला। तो भाई हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे पास P है, तो आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा इस तरीके से 4 पाई, ठीक है, 4 पाई r² dr और एक r का फॉर्मूला। तो 1s के लिए जब आप रेडियल नोड निकालोगे, त्रिज्यीय नोड निकालोगे, तो उसका फॉर्मूला होता है n माइनस l माइनस 1, 1 माइनस s, 1s के लिए l का मान कितना होगा 0, -1 बराबर 1, 0 आ गया बेटा, है ना। तो यहां पर ये ऐसे ग्राफ आएगा और ऐसे चलेगा, एक टच नहीं होगा, समझ में आई बात। तो ये वाला करेक्ट होगा। बाकी आपको जो 4 ऐसे करके दे रखे होंगे ग्राफ A, B, C और D, कहीं पर ग्राफ अगर ऐसा आ गया भाई, टच हो गया ऐसे करके, कहीं पर ग्राफ ऐसे आ गया भाई, ठीक है, तो आपने वो आंसर को टिक करना है बेटा जो ऐसे एक बार उठा और ऐसे रह गया। तो ये क्वेश्चन का जो मैं बता रहा था ना, मैं ट्रांसलेट कर रहा था, तो बेटा ग्राफ बनाने थोड़ा सा दिक्कत थी। तो इसके 4 विकल्प थे, सिंपल क्वेश्चन था, आईआईटी एडवांस 2016 क्वेश्चन था, इजीली हो जाता, और इसका आंसर था ये कि रेडियल नोड निकालकर आपको सिर्फ ये देखना था कौन सा ग्राफ करेक्ट है और 4 विकल्पों में छांटना था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारे सामने एक और क्वेश्चन है, आईआईटी जेईई 2005 3s और 2p कक्षक यानी कक्षकों के लिए त्रिज्यीय नोड्स की संख्याओं का क्या होंगी क्रम से। कभी कभी ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, 2005 का क्वेश्चन है। अगर मैं 3s और 2p की बात करूं, ठीक है, तो पहले मैं 3s की बात करता हूं। तो 3s के लिए अगर मैं
त्रिज्यीय नोड निकालूंगा बेटा मैं, त्रिज्यीय नोड जिनको हम रेडियल नोड भी कहते हैं। तो रेडियल नोड को शॉर्ट में लिखा बेटा आर एन, एन माइनस एल माइनस 1। अब एन का मान इसके लिए कितना होगा बेटा 3, एल का मान कितना है बेटा 0, क्योंकि देखो एस के लिए एल का मान 0 होता है, माइनस 1 बराबर 2। तो भाई 3s के लिए तो मान आना चाहिए 2। और 2p की अगर मैं बात करूं, 2p के लिए तो रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है हमारे पास n माइनस एल माइनस 1, यानी 2 माइनस एल के मान 1 होता है p के लिए, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है, जिसको कोणीय क्वांटम नंबर भी कहते हैं बेटा, और माइनस के 1 तो हमारे पास आएगा 0। तो क्रम्स है 2 और 0, देखो कहां पर दे रखा है, तो क्रम्स है 2 और 0 जो है वो विकल्प ए में दे रखा है। आप इसको टिक करोगे और आगे बढ़ोगे भाइयों, ठीक है, आप इसको टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे। फिर इसके बाद देखो भाई आगे कहानी क्या है। ये क्वेश्चन 2024 का क्वेश्चन है बेटा। अनिश्चितता का सिद्धांत इलेक्ट्रॉनों की निश्चित पथ के अस्तित्व को नकारता है। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, अनिश्चितता का सिद्धांत इलेक्ट्रॉन के निश्चित पद को, डेफिनेट पाथ को, अस्तित्व को नकारता है। बी विकल्प कह रहा है कि किसी परमाणु के 2s कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा से कम होती है जो नाभिक से अनंत दूरी पर होता है। ओके, बोहर मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन के लिए सबसे अधिक ऋणात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी का जो मान है वो n बराबर 1 द्वारा दिया जाता है, जो सबसे स्थिर कक्षा मोस्ट स्टेबल ऑर्बिट के अनुरूप है। फिर डी ऑप्शन में दे रखा है कि बोहर मॉडल के अनुसार n का मान बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन का वेग परिमाण बढ़ता है। ठीक है, अब आपको ये 4 विकल्प देखने हैं और इनमें से एक से ज्यादा करेक्ट है बेटा। मतलब ये जो क्वेश्चन आया था ये बहु विकल्पों में आया था कि भाई एक से ज्यादा करेक्ट वाले क्वेश्चन थे। ये करके बताइए मुझे क्या होगा इसका आंसर, दो भाई आंसर। अब सबसे पहले देखो बेटा इसका आंसर क्या होगा, एक मिनट देना भाई, हाँ चल जा, हाँ ठीक है, हाँ भाई। तो देखो बेटा, अनिश्चितता का सिद्धांत इलेक्ट्रॉन के लिए क्यों निश्चित पथों के अस्तित्व को नकारता है। देखो बोहर क्या कहता था कि बोहर कहता था कि इलेक्ट्रॉन केवल इस तरह के पथ पर चलते हैं, गोलाकार, ठीक है। पर हमने देखा जब डी ब्रोगली का परीक्षण आया, हमें पता लगा कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो तरंग गति भी करता है और कण गति भी करता है, तो वो इस तरह से चलता है तो कक्षा में, लेकिन हमें नहीं पता होता कि इलेक्ट्रॉन यहां पर है या थोड़ा आगे है, यहां पर है या आगे है। तो कहीं ना कहीं स्थिति में एक अनिश्चितता आ जाती है। तो इसीलिए क्या करता है बेटा कि ये स्थिति के निश्चित पथ को जो है वो नकारता है कि इसका एग्जैक्टली यही पथ होगा, थोड़ा बहुत अनिश्चितता उसमें रहती ही रहती है। तो ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, सही है, ये तो उसका आंसर करेक्ट हो गया। किसी परमाणु के 2s कक्षक में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा से कम होती है जो नाभिक से अनंत दूरी पर है। आपको पता होना चाहिए बेटा, एक मान लो कोई परमाणु है और उसमें बहुत सारी कक्षाएं होती हैं, तो अनंत कक्षाएं भी होंगी उस पर। आपको ये बात पता होगी 2s का मतलब है दूसरी कक्षा। अब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी एक तो वो निकालो आप, और एक जब n का मान अनंत होगा तब निकालो। तो आपको ये भी बात बताई होगी, इवन लिखवाई थी, मैंने ही लिखवाई थी प्रयास 2.0 में और लक्ष्य के जो अर्जुना के बच्चे थे पहले, कि भाई जैसे जैसे नाभिक की से दूरी बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो बढ़ती है। इसका मतलब है जो दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा उसकी ऊर्जा कम होगी, जो अनंत पे होगा उसकी ऊर्जा ज्यादा होगी। तो इसने कहा कि किसी परमाणु के 2s कक्षक में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा से कम है जो नाभिक से अनंत दूरी पर। सही बात तो है, ये अनंत वाले की ऊर्जा ज्यादा होगी। तो भाई ये भी हमारे पास क्या हो गया बेटा, सही हो गया। इसका मतलब है ये भी करेक्ट आंसर हो गया। अब देखिए आगे, बोहर मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन की सबसे अधिक ऋणात्मक ऊर्जा नेगेटिव का मान n बराबर 1। अब ये परिमाण के हिसाब से दे रखा है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है बेटा, En बराबर माइनस के 13.6 n स्क्वायर, सॉरी जेड स्क्वायर बटे n स्क्वायर। अब n का न्यूनतम मान 1 हो सकता है, n का मान अगर 1 रखोगे तो परिमाण ज्यादा रहेगा, n का मान ज्यादा होगा तो परिमाण घटता चला जाएगा, तो नेगेटिव में परिमाण कम होता चला जाएगा। उसने बोला ही यह है कि n का मान 1 होता है तो सबसे अधिक जो है ऋणात्मक मान होता है ऊर्जा का, और इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा नाभिक के पास रहता है। अब कोई इलेक्ट्रॉन यानी ऋणावेशित कण नाभिक के जितना पास रहेगा उतना ज्यादा क्या रहती है, स्टेबिलिटी, क्योंकि ऋणात्मक में मान जितना होगा उसकी ऊर्जा उतनी ही कम होगी, और किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जितनी कम होती है बेटा उसका स्थायित्व उतना ज्यादा होता है। तो बात तो सत्य ये भी है, ये भी हमारे पास सही हो गई।
अब देखते हैं डी विकल्पों। बोहर मॉडल के अनुसार n का मान बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन का वेग परिमाण वेलोसिटी बढ़ता है। देखो आप लोगों को वेग का एक फॉर्मूला करवाया था, अगर आपको याद हो, 2.16 या 2.8 भी करते हैं कुछ लोग, 2.18 गुणा 1.6 था, चलो कांस्टेंट है, 2.18 गुणा 10 की घात 6 जेड बटे एन ऐसे मान लेते हैं मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर है बेटा आपको कि हाँ सर। अब ये एन क्या है, कक्षाओं की संख्या, जेड क्या है, परमाणु क्रमांक यानी प्रोटॉनों की संख्या। तो जितना ज्यादा कक्षा ज्यादा होंगी यानी इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होगा तो वेग क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। यहां पर उल्टा बोल दिया कि भाई एन का मान बढ़ाने के साथ इलेक्ट्रॉन का वेग भी, परिमाण भी बढ़ रहा है। कैसे, ये तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो भाई ये हमारे पास गलत हो गया, इसको आप टिक नहीं करोगे, बस ये ध्यान रख लेना। तो ये वाला वो क्वेश्चन था जहां पर एक से ज्यादा करेक्ट थे। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। भाई अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बेटा होमवर्क भी दूंगा, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन मैं ही कराऊंगा। ठीक है, तो एक हमारे पास जेई 2024 का क्वेश्चन है और ये भी मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है, मतलब एक से ज्यादा क्वेश्चन वाला करेक्ट आंसर हो सकता है इसके अंदर। हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था की जो ऊर्जा है वो माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हीलियम आयन की एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक अवस्था पर विचार करें जिसकी ऊर्जा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो और द्विवंशी क्वांटम संख्या एल का मान क्या हो बेटा, 2 हो। एल का मान 2 का मतलब है कि भाई एल का मान अगर 2 है तो पक्का वो डी कक्षक है, डी उपकोष है, डी होगा पक्का। और चुंबकीय क्वांटम संख्या एम का मान उसके अंदर क्या आता हो बेटा, 0 आता हो। अब डी के अंदर बेटा एक सिंपल सी बात है, मैं आपको बताऊं, डी के अंदर टोटल ऑर्बिटल बेटा हमारे पास 5 होते हैं, पढ़ा होगा आपने। तो -2, -1, 0, +1 और +2, तो एम का मान 0 तो हो सकता है, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसकी ऊर्जा कितनी दे रखी है हमारे पास, माइनस के 3.4, तो हमें उसका एन का मान निकालना पड़ेगा। तो ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो क्या होता है हमारे पास, माइनस के 13.6 जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर। ऊर्जा का मान दे रखा है माइनस के 3.4 माइनस के 13.6, एन स्क्वायर का मतलब हो जाएगा हीलियम के लिए 2 का वर्ग करोगे 4 और यहां पर आएगा एन स्क्वायर। अब आप देखोगे भाई इस माइनस से माइनस कट गया, इससे कटेगा तो 4 आएगा, ब्रज गुणा करोगे यहां पर 1, तो एन स्क्वायर का मान आएगा हमारे पास 4 गुणा 4, एन का मान आ गया 4। यानी उस वाले के लिए एन का मान तो 4 है और क्योंकि एल का मान 2 दे रखा है तो वो डी है, तो पक्का है 4d तो होगा ही। तो यह 4d अवस्था है, पहला तो करेक्ट हो गया। इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन द्वारा अनुभव किया जाने वाला नाभिकीय आवेश 2e से कम है, जहां e इलेक्ट्रॉन का आवेश का परिमाण है, नाभिकीय आवेश। ओके, इसमें कोणीय संवेग एंगुलर नोड 2 है, 2 दे रखा है ना। तो यह भी आपको पता होगा कि जो कोणीय संवेग होते हैं, कोणीय संवेग, ठीक है, कोणीय नोड, माफी चाहूंगा क्योंकि हमें लोगों को संवेग नोड निकालनी है ना, कोणीय नोड निकालनी है। उसका फॉर्मूला होता है एल के बराबर। एल का मान तो बेटा 2 ही दे रखा है और डी है तो 2 होगा, ये भी करेक्ट हो गया। इसमें 3 त्रिज्यीय नोड हैं। अब इसमें 3 त्रिज्यीय नोड तो देखते हैं भाई है कि नहीं है। जब आप 4d में त्रिज्यीय नोड निकालोगे तो रेडियन नोड का फॉर्मूला होता है n माइनस एल माइनस 1। देखना n का मान कितना है 4, l का मान कितना है 2, माइनस 1 बराबर 1 आना चाहिए। तो उसके अंदर एक त्रिज्यीय नोड है, इसका मतलब यह आंसर इनकरेक्ट हो गया। अब बात करते हैं बी वाले ऑप्शन की। इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन द्वारा अनुभव किया जाने वाला नाभिकीय आवेश 2e से कम है, जहां e इलेक्ट्रॉन के आवेश का परिमाण है। 2e से कम है, हाँ बिल्कुल 2e से कम है, क्योंकि आप समझना कि जब इलेक्ट्रॉन दूर होगा, 4 कक्षा में चला गया बेटा, तो जितना दूरी बढ़ेगा तो बेटा जितना दूरी बढ़ेगा उतना ज्यादा क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 मिनट, इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन द्वारा अनुभव किया जाने वाला नाभिकीय आवेश 2e से कम है, जहां e इलेक्ट्रॉन का आवेश है। नहीं बेटा,
आपके पास नाभिक है, इसके अंदर 2 प्रोटॉन होंगे, तो इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में, क्योंकि यहां पर कोई भी और अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो चाहे भले ही 4d का हो, ये पूरे के पूरे इस आवेश को अपनी तरफ अनुभव करेगा। ठीक है, इसमें जो है आपका पेनिट्रेशन प्रभाव नहीं लगता, जो आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा। ठीक है, नाभिकीय आवेश में कोई ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आ रहा हो जो इसको कैंसिल कर रहा हो, क्योंकि जो हीलियम प्लस है वो एक मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। ठीक है, चलिए, हीलियम प्लस क्या है, मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, तो उसके लिए ऐसा नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास गलत कथन। ये क्या हो गया बेटा, हमारे पास गलत कथन हो गया, हटा दो उसको, गोली मार दो उसको। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा नेक्स्ट। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन है जो आया था 2010 में। ठीक है, अब देखो भाई, इतने सारे क्वेश्चन करवाए हैं, तो एक क्वेश्चन आपका बनता है करना। पहले मैं पढ़ूंगा, समझाऊंगा, और फिर इसके ऊपर कितने क्वेश्चन आए हैं वो बताऊंगा। एक हाइड्रोजन जैसी स्पीसीज है लिथियम 2+, इसकी बात करनी है। अपनी मूल अवस्था से एक गोलाकार सममित अवस्था S1 में है। ठीक है, जिसमें एक त्रिज्यीय नोड है, उसमें रेडियल नोड कितनी है बेटा, 1। ओके, प्रकाश अवशोषित करने के बाद यह अवस्था S2 में परिवर्तित हो जाता है। S2 में एक त्रिज्यीय नोड है, अब S2 में भी एक त्रिज्यीय नोड है, और इसकी ऊर्जा परमाणु की मूल अवस्था की ऊर्जा के बराबर है। परमाणु की मूल अवस्था की ऊर्जा के बराबर है। अब देखो बेटा, ये कैसे संभव हो पाएगा भाई। अब ये बात तो क्लियर है, एक हमारे पास S1 होगा, एक क्या होगा S1, और एक क्या होगा S2, अगर कोई ऐसे करके नाभिक है तो। अब इलेक्ट्रॉन बेटा नीचे से ऊपर जाएगा। ठीक है, नीचे से ऊपर जाएगा, तो आपको ये देखना है कि वो कौन सा ऑप्शन है जहां पर त्रिज्यीय नोड 1 है, और वो नीचे वाला होना चाहिए, ऊपर वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम यहां पर त्रिज्यीय नोड का फॉर्मूला Rn बराबर n माइनस L माइनस 1 रखेंगे, 1 माइनस 0 माइनस 1 रखेंगे, तो इसमें त्रिज्यीय नोड कितनी होगी बेटा, 0। इसमें त्रिज्यीय नोड कितनी होगी बेटा, 0। तो इसका आंसर ये तो कंफर्म हो गया कि इसका आंसर 1s तो नहीं है। ठीक है, फिर आप 3s में आ जाओ। 3 मतलब क्वेश्चन ये है अवस्था S1 क्या है, क्वेश्चन केवल ये है बेटा। ठीक है, ये पूरी ये पैराग्राफ दिया हुआ था। अब इसमें क्या हो गया, अगर आप यहां पर रेडियल नोड निकालोगे, n माइनस एल माइनस 1, n का मान कितना है 3, s के लिए l का मान कितना होता है 0 माइनस 1 बराबर 2, तो इसका मान d भी नहीं है। ठीक है, अब आप 2p देख लो, आप जब यहां पर रेडियल नोड निकालोगे n माइनस एल माइनस 1, n का मान है 2, l का मान -1 मतलब 1 है, -1 बराबर 0, इसका मान ये भी नहीं है। अब यहां पर आप रेडियल नोड निकालोगे बेटा, यानी त्रिज्यीय नोड निकालोगे, तो यहां पर होगा हमारे पास n माइनस एल माइनस 1, 2 में से 0 गया, -1 बराबर 1, तो एक त्रिज्या नोड वाला हमें केवल एक ही मिला, वो था बी। तो इसका पहला क्वेश्चन तो हो गया क्लियर, 2010 का पैराग्राफ वाला क्वेश्चन था IIT एडवांस का। अब मेरी आप लोगों से क्वेश्चन ये है, ये होमवर्क है, मतलब वो पहली से दूसरी कक्षा में जाता है सिंपली। ठीक है, अवस्था S1 से ऊर्जा परमाणु की मूल अवस्था से कितने गुनी है, ठीक है, बस ये बताना है, क्योंकि दूसरे में भी त्रिज्या नोड हमारे पास कितनी होनी चाहिए बेटा, S1 से S2 में होनी चाहिए। S2 हमारे पास क्या हो गई 2s, S2 क्या हो गई हमारे पास 2s, तो सिंपल सी बात है, अब 2s से ऊपर वाला देखना है क्या होगा, जिसके अंदर एक त्रिज्या नोड हो। तो 2s से ऊपर कौन कौन से हो सकते हैं बेटा, 2s से ऊपर जिसमें एक त्रिज्या नोड हो, या तो 3s होगा, या 3p होगा, ठीक है, या 3d होगा। तो आप लोग देखना बेटा, एक्चुअल में वो 3p में जा रहा होगा, इसमें जा रहा है वो 3p में है, तो वैसे मोनो इलेक्ट्रॉनिक थर्ड में किसी में भी जाए सबके सब वो है, लेकिन उसका ये भी कहना है ना कि भाई S1 में भी एक त्रिज्या नोड है, S2 में जाओगे तो वहां पर भी त्रिज्या नोड एक ही है, S2 में भी एक त्रिज्या नोड है, तो मतलब वो 2s से कहां पर गया 3p में जाएगा एकदम उत्तेजित होकर। अब जो 3p है उसके लिए हमें क्या करना है भाई, ठीक है, जहां पर एक यूनिट तो आपको कुछ नहीं ऊर्जा निकालनी है,
आप लोग जानते हो ऊर्जा निकालने के लिए जो टोटल ऊर्जा होती है En, जैसे माइनस के 13.6 रखते हैं ना, यहाँ पर माइनस के 13.6 जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर ऐसे रखते हैं ना बेटा, आपको हाँ सर रखते तो ऐसे ही है। आपको ये भी पता होगा कि जो हाइड्रोजन की प्रथम कक्षा की ऊर्जा होती है, ठीक है, हाइड्रोजन के लिए जो पहली कक्षा की ऊर्जा होती है वो माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम ही होती है। तो आप इस पूरे परिमाण को हाइड्रोजन की ऊर्जा मान सकते हो। तो En जो है हमारे पास, En बराबर हाइड्रोजन की ऊर्जा ऐसे मान लेते हैं। अब हम देखते हैं बेटा, लिथियम के लिए अगर आप देखोगे, सॉरी हीलियम था, लिथियम था, लिथियम 2+ था। लिथियम 2+ के लिए जेड का मान कितना होगा बेटा? जेड का मान कितना होगा बेटा? आप कहोगे भाई साहब जेड का मान तो सर इसके लिए 3 है, तो 3 का वर्ग क्या करोगे बेटा? 9 करोगे आप, ठीक है, 3 का वर्ग क्या करोगे आप? 9 करोगे। 1 मिनट देना भाई ऊपर। अब उन्होंने बोला कि जिसमें एक त्रिज्यीय नोड है, प्रकाश अवशोषित करने के बाद यह आयन H2 में उत्तेजित हो जाता है, अवस्था H2 में भी एक त्रिज्यीय नोड है, ठीक है। तो पहले S1 में था तो S1 तो 2s निकल के आ गई। अब उसके बाद भाई आपको ऐसी ढूंढना है जिसमें त्रिज्यीय नोड 1 हो, तो 2p में तो होगी नहीं, इवन इनमें से ही होगी कोई, तो n का मान आप 3 रख देना भाई। n का मान आप 3 रखोगे तो 3 का वर्ग 3 कट जाएगा, 9 से 9। और जहां 1 यूनिट हाइड्रोजन की मूल अवस्था की ऊर्जा है, सॉरी सॉरी सॉरी, आपको S1 की ऊर्जा ज्ञात करनी है। S1 आपके पास क्या निकल के आई बेटा? S1 निकल के आ गई 2s, बस फिर तो ठीक है। अब लिथियम के लिए जेड का मान बेटा कितना हो गया हमारे पास? 3, 3 का वर्ग करोगे बेटा 9 आ जाएगा, ध्यान से देखो, है ना, लिथियम दे रखा है। और S1 के लिए ज्ञात करनी है, तो S1 तो उन्होंने हमने ज्ञात कर ही ली, 2s है, तो 2s के लिए 2 मान रखोगे यहाँ पर, तो भाई 2 का वर्ग करोगे 4 आएगा बेटा। अब जैसे आप इसको हल करोगे तो 4 एकम 4, यहाँ पर 2.25 ऐसे आएगा। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन की जो भी ऊर्जा होगी उसकी 2.25 गुना है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आएगा बेटा? सी आएगा। तो सी को आप टिक कर दोगे, आगे बढ़ जाओगे दोस्तों यार, ठीक है। ऐसे आप लोगों को ये क्वेश्चन करना था। अब देखो बेटा, इन्होंने कहा है कि H2 के लिए कक्षीय कोणीय संवेग, H2 के लिए कक्षीय कोणीय संवेग क्वांटम संख्या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर L का मान क्या होगा? अब क्योंकि आप लोगों को मैंने अभी यहां पर एक चीज बताई थी कि जब कभी इलेक्ट्रॉन S1 में है और S1 में एक त्रिज्यीय नोड है, इसका मतलब वो 2s में था। क्लियर हो गया था? यहां से विकल्पों से पता लग गया था 2s है। अब 2s के बाद वो ऊपर जाएगा, अब उसके पास 3 ऑप्शन है, 3s 3p 3d। आप इनमें त्रिज्यीय नोड निकाल के देख लो। इसमें रेडियल नोड जो है वो 2 आएंगी, इसमें रेडियल नोड जो है बेटा वो हमारे पास 1 आएगी, और इसमें जो रेडियल नोड आएगी वो 0 आएगी, त्रिज्यीय नोड, ठीक है। चाहे फॉर्मूला लगा के देख लो। अब क्योंकि उसने ये भी बोला है कि S2 में रेडियल नोड 1 ही है, त्रिज्यीय नोड 1 ही है, तो वो 3p है। ये बात हमें पहले ही पता लग गई थी, यानी ये ऐसा हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन था पैराग्राफ वाला, जिसके अंदर 3 क्वेश्चन थे, 2 हमने कर दिए। अब क्योंकि वो 3p था, तो 3p के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर यानी वो L का मान पूछ रहा था, तो L का मान तो बेटा 1 होगा। अब L का मान 1 कहां पर दे रखा है बेटा? B4 बाहुबली में, तो इसको आप टिक कर दोगे, आगे बढ़ जाओगे। करेक्ट बेटा। अब देखते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ, जो जेईई एडवांस 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक स्पिन को ध्यान में न रखते हुए हाइड्रोजन परमाणु की दूसरी उत्तेजित अवस्था को उत्तेजित अवस्था की अपभ्रष्टता यानी डीजेनरेसी नो है, इसी प्रकार H नेगेटिव हाइड्राइड आयन की दूसरी उत्तेजित अवस्था की अपभ्रष्टता क्या होगी, डीजेनरेसी क्या होगी? देखो बेटा मैं आपको एक सिंपल बताऊं, ये यहां से लेकर यहां तक का क्वेश्चन ना, इसका कोई संबंध इससे है ही नहीं। मैं आपको सिंपल ही बताऊं, 2 तरह की चीजें होती हैं, एक होता है मोनो इलेक्ट्रॉनिक
और एक होता है मल्टी इलेक्ट्रॉनिक। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो H नेगेटिव जो है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये मल्टी इलेक्ट्रॉनिक में आ गया। और मोनो इलेक्ट्रॉनिक में कौन कौन होता है बेटा? हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस। इसमें क्या होता है कि जो भी उत्तेजित अवस्था दे रखी होती है, हम उत्तेजित अवस्था से कक्षा का नंबर निकालते हैं। इनमें सिंपल क्या होता है, डीजेनरेसी का फॉर्मूला मैं बताऊं आपको। एन स्क्वायर, मतलब हम कक्षा निकालते हैं उत्तेजित अवस्था से, फिर उसका वर्क कर देते हैं तो हमारे पास डायरेक्ट आ जाता है फॉर्मूला। आप सोचोगे कैसे सर? भाई हाइड्रोजन परमाणु मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हुआ? तीसरी कक्षा। जितनी भी एक्साइटेड स्टेट दे रखी है जो कक्षा होती है हमेशा एक ज्यादा होती है। तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब है कक्षा का नंबर 3, 3 का वर्क करो 9, तो इसका मान तो आंसर 9 है। चाहे इस फॉर्मूले से निकाल लो चाहे वैसे उन्होंने दे ही रखा है। पर इसका इससे कोई संबंध नहीं है, इसका आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना पड़ता है। आपने कैसे करा? इसका इसमें अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो यहां पर आप लोग कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे? जैसे सबसे कम ऊर्जा है तो 1s, फिर उसके बाद 2s, फिर 2p, फिर उसके बाद 3s, 3p, 3 है ना, 3d, ऐसे ऊर्जा चलती है बेटा। या मान लो 4s होगी यहां पर, फिर और हमारे पास 4s और 3d। ये अगर कोई नाभिक है तो नाभिक से दूरी जो है इस तरीके से बढ़ती है, पहले 1s पास होता है, फिर 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d। ये आप जानते हो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हुए। अब 1s2 का ये होती है इसकी आद्य अवस्था कि दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन 1s से 2s में जाएगा तो ये पहली उत्तेजित अवस्था है, और 2s से बेटा 2p में जाएगा तो दूसरी उत्तेजित अवस्था है। अब हमारे पास 2p में जाकर हमें ऐसे ऑर्बिटल चेक करने जिनकी ऊर्जा बराबर हो। तो आपको पता होगा जो 2p है ना बेटा, क्योंकि ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट हो गई, एक्साइटेड स्टेट हो गई। ये मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में पहले आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, आखिरी इलेक्ट्रॉन देखो, फिर उसके बाद उसको कुदाते जाओ, फिर ये चेक करो जब पहली बार कूदेगा उसके अंदर ऑर्बिटल कितने हैं। तो यहां पर 2s में तो एक ही ऑर्बिटल होता है। फिर दूसरी बार कूदा तो 2p में कितने हैं? 3 हो गए बेटा। फिर उसके बाद 3s में कितने हो गया? 1 हो गया भाई। फिर उसके बाद 3 हो गए भाई। तो देखो पहले मेरी बात, पहले उत्तेजित अवस्था में 1 डीजनरेसी, दूसरी उत्तेजित अवस्था में 3 डीजनरेसी, तीसरी में फिर 1, चौथी में फिर 3, पांचवी में फिर 1, फिर छठी में 5, ऐसे। तो इनकी डीजनरेसी जो है आप निकालते हो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। तो इसमें पहला ये था, दूसरा ये था। तो बिना सेकंड एक्साइटेड स्टेट जो होगी इसकी दूसरी उत्तेजित अवस्था का मतलब हो गया कि इसमें जो ऑर्बिटल होंगे हमारे पास वो 3 है। तो आंसर इसका आ जाएगा बेटा 3। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करोगे, ठीक है? इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को हल करोगे बेटा। आशा करता हूं कि यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं एक और क्वेश्चन की, जेईई एडवांस 2014 में का क्वेश्चन है, ठीक है। एक परमाणु में उन इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होगी जिनके लिए क्वांटम संख्याएं निम्नलिखित n बराबर 4, एम एल बराबर यानी जो मोड है एम एल का वो 1 है, और एम एस बराबर -1/2 है। तो देखो बेटा 4s, 4p, 4d और 4f यही होंगे। मैं आपको बताऊं 4s में m का मान मोड 1 हो नहीं सकता क्योंकि m का मान ऑलरेडी 0 है। p में आपको पता है -1, 0 +1, 2 ऑर्बिटल ऐसे हैं जिनके पास m का मोड 1 है। ये आपके पास क्या है? चुंबकीय क्वांटम संख्या है बेटा, ये चुंबकीय क्वांटम नंबर। 2 इसमें होंगे, 2 इसमें होंगे, ठीक है। तो हमारे पास टोटल हमारे पास कितने ऑर्बिटल निकल के आए? 6 ऑर्बिटल निकल के आए। अब 6 ऑर्बिटल में 2 तरह के इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, जिसमें एक का मान होता है +1/2, एक का होता है -1/2। तो आपको ये भी बताना है कि जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसका मान -1/2 होना चाहिए। यानी 6 ऑर्बिटल के अंदर केवल 6 इलेक्ट्रॉन होंगे जिनके अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे जो इन क्वांटम नंबर को संतुष्ट करेंगे, तो वो 6 आंसर होगा बेटा। जेईई एडवांस 2014 का क्वेश्चन था दोस्तों, और ये एक छोटा सा सेशन था जिसमें बस मेरा यही कहने का तात्पर्य था कि भाई ये चैप्टर आसान है, अगर आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे, ढंग से पढ़ेंगे तो आप लोग जो है करेक्ट कर पाओगे। बस एक बात का ध्यान रख लेना, जब आप यूनिट कन्वर्जन कर रहे होंगे तो ग्राम को किलोग्राम में रखना है, या मीटर प्रति सेकंड और सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ये सब चीजों का ध्यान रखते हुए आप आसानी से हल कर लेंगे।
ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मिलते हैं अगली क्लास के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आप लोगों को ऑल द बेस्ट आपके आने वाले एडवांस के लिए। टेक केयर गाइज।